7 वर्किंग डे में वो मेरे को कोई भी लेटर नहीं भेजते हैं पैसे जमा करवाने का, तो क्या कोई ऐसा एक्ट है जिसके अंदर उसके बाद की जो सूचना के लिए मेरे को लेटर भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होता और मेरे को सूचना फ्री प्राप्त करवाने का अधिकार में आ जाता हूँ मैं? यदि वो प्रथम अपील से पहले पे आपको फीस की डिमांड करता है तो ही आप फी पे करेंगे, अदरवाइज आपको फी पे नहीं करनी होती है। यदि उसको फीस लगती भी है तो वो प्रथम अपील याचिका के दौरान ही उसको डिक्लेयर कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा कि इसके इतने पेजेस बनते हैं और इसकी इतनी फीस बनेगी। सर जो मेरे को लेटर, जैसे मैंने ना 29 तारीख को लेटर आरटीआई फाइल करी, उन्होंने 9 तारीख अगले महीने की को लेटर भेजा, 10 को डाक द्वारा रिसीविंग दिखाया जा रहा है, जबकि वो मेरे को मिला ही नहीं, डाकिए के द्वारा मिसप्लेस कर दिया गया कहीं और। जब मैं फर्स्ट अपील में गया तो तब मेरे को पता लगा कि मेरे से पैसे मांगे गए हैं, जबकि उसमें 7 डेज भी वर्किंग के निकल चुके थे। नहीं, आप मना कर सकते हो, बोलो कि मुझे उसकी प्रति नहीं मिली, आप उस दिन से जिस दिन से वहां पे आप रिसीविंग करेंगे उस दिन के बाद से आपको 7 डेज मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, जिस दिन मैंने आरटीआई फाइल की उसको करना है कि आपको वो लेटर उस टाइम पीरियड में मिल चुका है। नहीं, उस टाइम पीरियड में नहीं मिला मेरे को, वो 7 डेज के वर्किंग में नहीं मिला। नहीं नहीं, मिला, कोई वो दिक्कत नहीं है आपको, आप कह उस रहे हैं चीज ना के लिए कि प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, अभी जो मित्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिला लेटर, तो ये डाकिए ने अगर रजिस्टर्ड डाक से मिला और डाकिए ने नहीं दिया तो ये नेग्लिजेंस डाकिए के एंड पे है, सामने वाले पार्टी पे नहीं है। और आपको नोटिस की जिस दिन तामील होती है आपको नोटिस मिलता है उस दिन से लिमिटेशन काउंट होगी आपकी तो पैसे जमा कराने की। सर यही मैंने अपील करी थी फर्स्ट अपील, उसमें भी मैंने देखिए, मैं अपन इस टॉपिक पे थोड़ा सा अलग चले जाएंगे। मैं मित्रों से एक पहले से भी आग्रह करता रहा हूं कि जो कोई साथी कभी भी आरटीआई फाइल करे तो ये जो आपका सवाल है ना बेसिक, तो ये सवाल जो है ये तब है जब आप सेक्शन 6 और 7 को, 11 को, 19 को, इनको हर एक मित्र को आराम से कम 5-4 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसके बेसिक क्लियर हो जाए। ये बहुत बहुत आधारभूत चीज है। नहीं सर, ये मैंने 19 के तहत आरटीआई लगाई थी, अभी मैंने एक आरटीआई और फाइल करी थी कुछ टाइम पहले, उसकी फिर मैं अपील में गया। अपील में जाने के बाद उन्होंने मेरे को डेट दी कि आपको अभी 23 तारीख को हम सवाल नहीं दे पाएंगे, हियरिंग कर देते हैं आपकी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, जो पैसे मैंने जमा करवा दिए। अपील में मैं चला गया, उसके बाद मेरे को जवाब दिया जा रहा है, तो मेरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब बनता है? अगर इंफॉर्मेशन में आपको पैसे मांगे ये अगला प्रूव नहीं कर पाया, ऑनर्स बर्डन अगले पास है। कानून में एक बहुत बेसिक चीज है, जो कहेगा साबित उसे ही करना पड़ेगा। यानी वो कह रहा है कि हमने इनको लेटर जारी किया और इनको मिल गया, तो ये साबित उसको करना, आपको नहीं करना कि मुझे मिला या नहीं। नहीं, ये सर ये दूसरी आरटीआई की फाइल कर रहा हूँ मैं, आपको दूसरी आरटीआई बता देता हूँ। मैंने एक आरटीआई जैसे फाइल करी एक अभी इस आरटीआई के बजाय अपन थोड़ा सा उस टॉपिक पे बात कर लें पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आरटीआई के तो बहुत छोटे छोटे मसले हैं, ये तो अपन कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत एक लीगल पहलू आ गया है आज। अगर कंप्लाइंसेस पे डिस्कस कर लेते हैं बस। अपन कंप्लाइंस पे बात कर लें, और कंप्लाइंस एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अपन एंटरिंग करें इस सब्जेक्ट से उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको एक्चुअली बहुत आराम से समझा दूं। देखिए, Recording stopped. पब्लिक सर्वेंट की Recording in डेफिनेशन progress. है वो दी गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में। और बहुत मोटा मोटी अगर इसको समझें और बहुत बेसिक लाइन से समझें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करता है या पब्लिक के लिए काम करता है एज ए पब्लिक सर्वेंट, कौन कहलाएगा? वो जो सरकार से यानी पब्लिक फंड से सैलरी हासिल करता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक फंड से जो सैलरी लेता है हर वो आदमी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। और उसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान जितने भी हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट की वेल डिफाइंड डेफिनेशन के अंडर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब वो हियरिंग कर रहे हैं सेक्शन 19 की किसी भी अपील की, तब वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, और जब सेक्शन 18 यानी कंप्लेंट की सुनवाई कर रहे होते हैं तब भी वो जुडिशियल पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज ए सिविल कोर्ट की तरह, तब भी वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। यानी उनके ऑर्डर और उनके सिग्नेचर से जो कुछ भी आदेश या निर्देश निर्गत किए जाएंगे, चाहे वो सेक्शन 19 हो चाहे सेक्शन 18, दोनों ही केसेस में उनके ऑर्डर को एक पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर माना जाएगा, आदेश माना जाएगा। अब सवाल यह है कि आपकी हियरिंग भी हो गई, नोटिस भी इशू हो गया, सेकंड नोटिस गया, 25,000 की पेनल्टी का नोटिस गया, और आयोग ने डिफाइन कर दिया, डिसाइड कर दिया कि सो एंड सो मिस्टर एप्लीकेंट जो है या अपिलेंट जो है उनकी इंफॉर्मेशन आवेदन में से जो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सो एंड सो इनको दे दी जाए, 21 दिन में दे दी जाए, 20 दिन में दे दी जाए, रजिस्टर्ड डाक से दे दी जाए।
तो इसका मतलब ये निकलता है कि आरटीआई एक्ट अपने आप में ये कहता है कि आयोग का निर्णय अंतिम होगा, सूचना देनी है या नहीं देनी है। जब आयोग ने एक बार निर्णय कर दिया और पीआईओ को ये ऑर्डर दे दिया कि साहब आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो गलत है, इंफॉर्मेशन इनको मिलनी चाहिए, 21 दिन में रजिस्टर्ड डाक से भिजवाएं, तो कानून ये कहता है कि वो ऑर्डर एक लीगल एंटिटी है, उसकी अक्षरशः पालना पीआईओ को करनी पड़ेगी। केवल और केवल एक कंडीशन पे वो इंफॉर्मेशन देने से रुक सकता है, अगर वो आयोग के ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय चला जाए और उच्च न्यायालय से उस ऑर्डर पर स्टे ले आए, जो कि अधिकांश केसेस में नहीं होता। यानी जब स्टे नहीं आया, उसका भी टाइम लिमिट है कि टाइम लिमिट में आपको स्टे लेकर आना पड़ेगा। अगर जनरली मोटा मोटी समझा जाए तो आपको उसके खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीना लगता है। लेकिन अगर आदेश की तब अनुपालना नहीं हुई ऑर्डर के बाद, तो पब्लिक सर्वेंट के एक ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया गया। जब पब्लिक सर्वेंट ने समेकित रूप से प्रख्यापित आदेश दे दिया और उसको अच्छी तरह से अगले को पता है कि ऑर्डर मेरे खिलाफ हुआ, ये आदेश दिया गया है, और उसके बाद वो विलफुली उससे दूर भागता है, तो उस कंडीशन में एक्ट की धारा आपको 21 पढ़नी चाहिए। वो ये कहती है कि सद्भावना पूर्वक अगर कोई भी कार्रवाई की जाएगी किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा, चाहे वो पीआईओ साहिबान हो, चाहे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो, तो उनके खिलाफ किसी तरह की दूसरी कार्रवाई कोई कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। ठीक, सेक्शन 23 भी यही कहती है कि किसी भी आदेश को केवल अपील में चुनौती दी जा सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तो ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर की कंप्लायंस की बात आ गई है। और जब कोई पब्लिक सर्वेंट विधि के किसी भी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा कारित करता है, जानबूझकर का क्या मतलब निकलता है? जानबूझकर का मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि उसे पता है कि ऑर्डर क्या हुआ है। सुरेंद्र जैन साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं एक बहुत सरल सी साथियों से हमेशा से, आरटीआई एक्टिविस्टों से और साथियों से हमेशा एक बात ही कहता रहता हूँ, जब कभी आपको नोटिस मिले या फर्स्ट हियरिंग का नोटिस मिले, सेकंड हियरिंग का नोटिस मिले, या ऑर्डर आयोग के आदेश की कॉपी मिल जाए, तो आप एक छोटा सा काम करें, संबंधित जो भी पीआईओ है उसको ईमेल से या व्हाट्सएप से सेंड कर दें कि श्रीमान जी मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, माननीय आयोग ने आदेश दिया, इसकी कंप्लायंस कीजिए। यानी ये बात कि उसको इसका जान पता है, यानी इल्म है, तामील उससे भी मान ली जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप ये इंतजार करें कि आयोग ने उनको तामील कराया नहीं कराया। तामील का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो कंटेंट है वो अगले की जानकारी में है, उसके बावजूद भी अगर वो उसकी कंप्लायंस नहीं करता, तो आईपीसी की धारा 166 यहां आती है, विधि द्वारा दिए गए किसी निर्देश की अवज्ञा कोई लोक सेवक करता है तो वो धारा 166 का ऑफेंस करता है। इस सेक्शन की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर इसका केस कहीं पुटअप होता है तो ना तो आपको स्टेट की प्रोसिक्यूशन परमिशन की जरूरत है, क्योंकि 2013 में सीआरपीसी के अमेंडमेंट के बाद आपको 166 के किसी भी अपराध के मामले में स्टेट की प्रोसिक्यूशन परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा, 2 साल तक की सजा है, लेकिन कोई भी न्यायालय उसे 6 महीने से कम की सजा नहीं दे सकता। यानी विधि द्वारा दिए गए किसी निर्देश की अवज्ञा कारित करना 166 आईपीसी में आता है। उसके बाद लोक सेवक द्वारा समेकित रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा कारित करना आईपीसी की धारा 188 में आता है। और जो मैं इससे आगे आपको एक्सटेंड करके बता रहा हूं वो ये है कि जब किसी आदमी को कानून तोड़कर, कानून के खिलाफ जाकर जब किसी व्यक्ति को किसी विधि के निर्देश को तोड़कर या कानून के खिलाफ जाकर किसी तरह की जानबूझकर हानि पहुंचाई जाती है, तो ये आईपीसी की सेक्शन 420 420 के अंडर आती है। चूंकि आपके आदेश की अनुपालना नहीं करने पर अपीलार्थी को सेक्शन 18 की कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी ताकि वो आपसे मुआवजा ले, उससे उसको पैसा खर्च होगा, या आपकी गलती की वजह से उसे आपके साथ कोरेस्पोंडेंस करना पड़ा, मेंटल हरेश हुआ, उसे इंतजार करना पड़ा, ये सारी ही चीजें सदोष हैं, यानी जानबूझकर पहुंचाई गई हानि की डेफिनेशन में आने से सेक्शन 420 आईपीसी का ऑफेंस रेज करती है। जो मित्र जोड़ रहे थे उनका शिवानंद साहब ने उनसे इंक्वायर किया कि वो वकील नहीं है, इसलिए उन्होंने जो बताया नहीं, ये तो 186 में आता है ना सर, जो लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ना करना। 188 है विधि द्वारा लोक सूचना अधिकारी, 188 और 186 भी आता है, 88 88 भी आता है। लेकिन ज्यादा रिलेवेंट जो है 188 है।
लोक सेवक द्वारा समेकित या प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा कारित कर। जब आपको सेक्शन 420 यानी 420 मिल गई है तो 7 ईयर्स की सजा है, बाकी 186 और 188 तो 2 ईयर्स तक की है, तो बहुत छोटी सेक्शन है। अब आगे हम ये आते हैं कि इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं। आपको कहीं मनाही नहीं है। देखिए संविधान का आर्टिकल 20(2) ये कहता है कि एक आदमी को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिल सकती। 300 सीआरपीसी भी यही कहती है कि एक चीज के लिए एक ही आप रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन ये तब है जब एक ही नेचर की बात हो, यानी अगर सिविल और क्रिमिनल रेमेडी दोनों किसी मामले में पैदा होती है तो दोनों अवेल की जा सकती है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट में डिसाइड कर चुका है। मैंने शिवानंद साहब के साथ पहले 5 सितंबर को जो वेबिनार थी उसमें भी जजमेंट शेयर किया था, वो पुरानी पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसमें सब डिटेल में किया हुआ। तो आप जब आयोग के आदेश की अवज्ञा कारित कर दी गई, कंप्लायंस नहीं हुई है, तो आप माननीय आयोग को सेक्शन 18 की कंप्लेंट दे सकते हैं इस चीज के लिए कि विलफुली इन्होंने आपकी सूचना पहुंच पे आपको दूर रखा गया और आपको कंटेम्प्ट किया। लेकिन यहाँ कोई इस भूल में ना रहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लग सकता है। पब्लिक सर्वेंट का ये कंटेम्प्ट है। और अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2016 डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ, क्लियर हेल्ड किया हुआ है कि जब कभी कोई अपराध होता है तो वो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरी सोसाइटी के खिलाफ किया गया कृत्य होता है। यानी मैं सिंपल बात समझूं कि अगर मिस्टर ए की कोई इस तरह की ग्रीवेंस है और मेरी जानकारी में आती है कि आयोग ने ऑर्डर दिया और मिस्टर बी जो पीआईओ है उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, आयोग के आदेश को कंटेम्प्ट किया है, तो मैं भी एफआईआर दर्ज कर सकता हूं। लेकिन उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि स्टेट को जब आप इन्फॉर्म कर देते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू बुक ए कल्प्रिट, बट व्हेन द स्टेट फेल्स टू फुलफिल इट्स ड्यूटी, कल्प्रिट्स कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द स्टेट। बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है कि हालांकि ये ड्यूटी माननीय आयोग की है कि जब आयोग के संज्ञान में आप लेकर आए कि साहब ये आपका ऑर्डर था, इन्होंने नहीं माना है, तो इनके खिलाफ मुझे एक तो हर्जाना दिलाया जाए, आपके ऑर्डर की अक्षर से पालना करने के लिए इनको हुक्मनामा जारी किया जाए, इनके डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए इनके विभाग को लिखा जाए, मुझे इनसे मुआवजा दिलाया जाए, और आखिरी रेमेडी यह है कि साहब इन दफेदारों में इन्होंने आपके ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया है, मैं आपको ये परिवाद पेश कर रहा हूं, तो इनके खिलाफ ये आपराधिक अभियोजन दर्ज कराया जाए। बड़ा खूबसूरत पहलू है साथियों। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर आयोग अपनी शक्ति को ठीक से आप इस्तेमाल करें तो माननीय आयोग को केवल एक लेटर लिखना है कंसर्न्ड कोर्ट को कि हमारा ये आदेश था, इन्होंने कंप्लेंट दी, हमने ये पाया कि हमारे आदेश की इन्होंने कोई अनुपालना नहीं करी है और इसलिए इन दफेदारों में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आयोग का जो कमिश्नर साहिबान है वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उनकी एक रिटर्न कंप्लेंट अपने आप में 190 सीआरपीसी में जाके एक परिवाद की तरह दर्ज हो जाएगी कंसर्न्ड कोर्ट में, और उस पर माननीय आयुक्त महोदय को अपने बयान दर्ज करने के लिए 200 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई कंप्लेंट फाइल की है तो उनको बयान देने के लिए कोर्ट में जाने की भी आवश्यकता नहीं। उनके सिग्नेचर से, उनकी मोहर से अगर कोई ऑर्डर किसी इस तरह की कंप्लेंट अगर किसी कंसर्न कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट उस पर सीधा कॉग्निजेंस ले सकता है बगैर बयान दर्ज किए। यानी आपके पास एक एक्सट्रीम स्पीडी रास्ता है जो आयोग से होते हुए जाता है, यानी इस तरह से किया जा सकता है। हमने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में इस वक्त मैंने अपनी पर्सनली 24 इस तरह की एप्लीकेशंस लगा रखी हैं। साहब आपके इस तरह के ऑर्डर्स को इन्होंने कंटेम्प्ट किया है तो आप इन पे मुकदमे तो मैं हाँ 25,000 रुपए की पेनल्टी। लेट मी कंप्लीट जी। दूसरा रास्ता यह है कि आयोग के पास इस तरह के हजारों के केसेस हैं और आयोग के पास ये फिजिबल भी नहीं होता और प्रैक्टिकल भी नहीं, लेकिन चूंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सदोष हानि आपको हो रही है तो लोकस स्टैंडाई आपको है, आप कंसर्न्ड पुलिस में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि पुलिस में केवल उन मुकदमों को आप ले जाएं जिनमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो केसेस होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे होते हैं। इनको कानून की भाषा में कैडेट क्वेश्चो कैटेगरी का केस कहा जाता है, यानी ऐसे केस जो अपने आप में कागजों से साबित केस होते हैं। आपने आरटीआई आवेदन फाइल किया, ये आयोग मान रहा है, आपने अपील की, आयोग मान रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आयोग मान रहा है, आयोग ने डिसाइड कर दिया कि इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिली है, पत्रावली का रिकॉर्ड ये कहता है इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए,
उन्होंने नहीं दी, आपने कोरस्पोंडेंस किया कि साहब मैंने आपके ऑर्डर की कॉपी इनको भेजी थी, रिकॉर्ड आपने रख दिया, तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बेवजह है इन्वॉल्व करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग आप समझदार हैं कि पुलिस में आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो कितनी लंबी कवायद है और उसके बाद आपको न्याय कितना मिलता है, ये आप और मैं दोनों या हम लोग सब वाकिफ हैं। तो बेवजह आप एफआईआर दर्ज करेंगे, वो गोलमोल करके ये है, वो अपील का प्रोविजन है कर करा के एफआईआर लगा देंगे, फिर आप 2 साल बाद उस एफआईआर को खुलवाने के लिए लड़ते रहेंगे। यानी आपको कम से कम कोग्निजेंस कराने में 3 साल का समय लगेगा, जबकि उससे भी तेज रास्ता हमारे पास मौजूद है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 190 सीआरपीसी में आप अपने निकटतम मजिस्ट्रेट को, मैं बहुत जोर दे रहा हूं आपको, अपने इलाका मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं, या जहां आयोग स्थित है वहां के इलाका मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं। बहुत क्लियर है, क्योंकि आयोग का ऑर्डर निकला आयोग के कार्यालय से, तो कंटेम्प्ट जो हुआ वो वहां भी हुआ, या जहां पीआईओ रहता है क्योंकि वो ऑर्डर वहां उसको मिल गया, उसने वहां अनुपालना नहीं करी, तो ऑफेंस कॉज ऑफ एक्शन वहां भी हो रहा है। लेकिन आपके लिए सुविधाजनक यह है कि आप जहां निवास करते हैं आपको सदोषानी वहां कारित हो रही है, इसलिए आप अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 190 सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि श्रीमान जी मैंने ऐसे आवेदन दिया, अपील करी, सेकंड अपील करी, सेकंड अपील में ऑनरेबल कमीशन ने ये विधिक आदेश पारित किया है जिसके पैरा संख्या इतने इतने में इनको 21 दिन में मुझे सूचनाएं देने का ऑर्डर दिया गया था। ये विधिक आदेश की श्रेणी में आता है। मैंने इनका आदेश की इनको इतने इतनी तारीख से जरिए रजिस्टर्ड डाक के जरिए ईमेल या जरिए व्हाट्सएप मैंने इनको तामील कराई, उसके बाद 21 दिन तक मैंने इंतजार किया, उसके बाद भी 10 दिन तक इंतजार किया और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि इन्होंने किसी भी तरह के ऑनरेबल कमीशन के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करी है। ये सेक्शन 1 से 166 में आता है, 186 में आता है, 188 में आता है, 420 में आता है। और मैं अब आपको जो कह रहा हूं वो सबसे बड़ा ब्लास्टिंग फैक्टर है। देखिए, भारत का हर एक कानून जो संसद पारित करती है या विधानसभा पारित करती है वो तब अधिमान्य माना जाएगा जब उस पर प्रेसिडेंट महोदय या स्टेट का कोई लॉ है तो गवर्नर महोदय साहिबान उस पर साइन करते हैं, और जब महामहिम सिग्नेचर कर देते हैं तो भारत का हर एक कानून जो है वो महामहिम राष्ट्रपति का आदेश की श्रेणी में आता है, और संसद जो है वो पूरे देश की न्याय बनाने वाली या कानून बनाने वाली संस्था है। यानी राष्ट्रपति महोदय ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, इसका मतलब होता है कि उस लॉ में जो लिखा है वो अक्षर से वर्ड टू वर्ड हर एक पब्लिक सर्वेंट को मानने के लिए बाइंडिंग अपॉन होता है। गैजेट में छप गया, इसका मतलब होता है हर आदमी की जानकारी में वो कानून है, तो इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। जिस दिन गैजेट में छप गया हर आदमी को पता है। अब अगर इस ऑर्डर को या माननीय आयोग के किसी ऑर्डर को डिसओबे किया जाता है तो आरटीआई एक्ट की सेक्शन 20 ये कहती है कि आयोग का निर्णय अधिमान्य होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। और आयोग की शक्तियां जो हैं वो आरटीआई एक्ट से आती हैं, आरटीआई एक्ट संसद ने दिया है जिसपे भारत के राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर है। और जब कोई आदमी संविधान के रक्षक, देश की जनता की सारी शक्तियों को एक व्यक्ति में निहित यानी राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर को नहीं मानता तो ये माना जाता है कि वो संविधान में आस्था नहीं रखता। यार, संविधान की शक्तियों को जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनकी पावर को नहीं मानता। तो ये सारी ही डेफिनेशन आईपीसी की सेक्शन 124A यानी राष्ट्रद्रोह की तारीफ में आता है। जो कोई देश के कानून को जानबूझकर तोड़ेगा, नहीं मानेगा, वो राष्ट्रद्रोह की डेफिनेशन में है। और 124A आईपीसी जो है वो उम्र कैद की सजा का प्रावधान करती है। बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं। तो कानून में रास्ता आपके पास इतना है, इतनी इमेंस पावर दी गई है आयोग को कि अगर वो चाहें तो अपने ऑर्डर की कंप्लायंस तलब कर सकते हैं। माननीय राहुल सिंह साहब ने तलब किया था कंप्लेंट केस में, वारंट से तलब किया था, उनको शक्तियां हैं जब वो सेक्शन 18 की कंप्लेंट सुन रहे हैं। और आपके पास भी माननीय आयोग में गुहार लगाने की और आपकी क्रिमिनल कोर्ट में जाने के रास्ते खुले हैं। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, लेकिन उसके लिए अननेसेसरी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहले आपको 154(1) में कंसर्न थाने को देनी पड़ेगी,
उसके बाद आपको उसको 154(3) में एसपी को देनी पड़ेगी, फिर आप कोर्ट आएंगे। मैं कह रहा हूँ सीधे आ जाओ, आयोग कोर्ट को सीधे कहें कि साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने पुलिस में इत्तला देना आवश्यक नहीं समझा है, आप मेरा बयान ले लें, बयान लेके उसके बाद प्रोसेस इशू करें और तलब करें, तलब करके उसे सजा दें। तो ये रास्ता आपका यहाँ से खुलता है। ये है कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का रास्ता। और एक आरटीआई आवेदक के पास जो राइट्स हैं, वो राइट्स मैंने आपको क्लियर करना मुफीद समझा। अभी मैं शिवानंद साहब का सुबह फोन आया तो आदेश तो उनका मानना ही है, बाकी आज का पूरा दिन मैंने डेडिकेट कर रखा है। राजस्थान में एक बहुत लैंडमार्क काम होने वाला है कि राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सर्वा हैं, मैं थोड़ा सा अलग रास्ता आपको बता रहा हूँ। उनके यहाँ मेरे आरटीआई आवेदन की सेकंड अपील डिसाइड होके एक 4 अगस्त को और दूसरी 26 सितंबर को आयोग ने डिसाइड कर दी कि इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, आपके जजमेंट्स गलत हैं। मैंने उसकी कॉपी जरिए ईमेल और जरिए हार्ड कॉपी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को सेंड कर दी, कोई जवाब नहीं आया। तो उनके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो है डायरेक्टर सेकेंडरी मिस्टर कानाराम आईएएस। मैंने उनको इन पर्सन लेटर लिखा कि आप इनके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी हैं, मैंने इनको सो एंड सो ईमेल से, सो एंड सो रजिस्टर्ड डाक से माननीय आयोग के 2 ऑर्डर दे दिए, लेकिन आज इतने महीने गुजरने के बाद भी इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये इन दफेदारों में अपराध बनता है। तो आप इन जनाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और इस ऑर्डर की कंप्लायंस कराएं, क्योंकि आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी है, तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आज दिनांक तक उन जनाब ने भी मुझे कोई मौका नहीं दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई। यानी आईपीसी की सेक्शन 217 अपने सबॉर्डिनेट द्वारा किए गए अपराध को बचाने की पूरी क्वायद जो है वो 217 आईपीसी की डेफिनेशन में आती है। मैं इससे जो एग्जांपल आपको सेट कर रहा हूं वो ये है कि जहां कहीं आपको ऑर्डर मिला और ऑर्डर की आपने कॉपी पीआईओ को दे दी, नहीं मानता तो उसके सीनियर ऑफिसर को भी दीजिए कि मैंने इतनी इतनी तारीख को आयोग के ऑर्डर की कॉपी इनको दे दी जिसमें ये ऑर्डर किया गया कि मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। इसलिए श्रीमान जी, आप पब्लिक सर्वेंट और इनके कंट्रोलर होने के नाते इनके खिलाफ कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई, यानी उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए और उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी लॉन्च होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं करता तो 217 आईपीसी में, यानी किसी भी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के दंड से बचाने का प्रयास 217 आईपीसी की डेफिनेशन में आता है। तो आप उसके सीनियर ऑफिसर को भी उसमें पार्टी की तरह लेके कोर्ट तक आ सकते हैं। आज पूरा दिन इसी के लिए डेडिकेटेड है। मैं आज उसको ड्राफ्ट करता हूँ और ऑनलाइन फाइलिंग चल रहा है। तो मेरा और लीगल एम्बिट के मेरे साथी महावीर जी पारिक की हमारी अप्रोच ये है कि इसको हर हाल में कल फाइल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वेबिनार में मैं उसकी कॉपी आपको शेयर कर दूंगा। और जहां कहीं भी सेम स्थिति फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को नहीं मानने की भी है, तब भी मैं बार बार आपसे आग्रह करता रहा हूं कि प्लीज सेकंड अपील में मत जाइए। आयोग के पास पहले से ही काम बहुत है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने जहां ऑर्डर कर दिया वहां आपको क्रिमिनल कोर्ट की ओर मूव करना चाहिए, एफआईआर का रास्ता मूव करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट, एक जिला और एक एग्जाम्पल, बाकी सबको काम करना सिखाने के लिए काफी होता है। तो ये आपकी कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस और एक एप्लीकेंट या अपीलेंट के राइट पर छोटी सी लीगल पहलू जो है वो मैंने डिस्कस करना आपको उचित समझा। बाकी हम सुनते रहते हैं, समस्याएं समाधान चलते रहेंगे। शिवानंद साहब प्लीज टेक ओवर। एक क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल, प्रश्न पूछें, आप पूछिए। सर ये सर ने बताया कि जो हम डायरेक्ट कोर्ट का जो नियरेस्ट कोर्ट का, बट अगर सर स्टेट डिफरेंट हो तो स्टेट में भी हम कर सकते हैं कि अपने स्टेट में लाइक यूपी और हरियाणा में, तो हम हरियाणा में कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर जो पीआईओ और आयोग दोनों यूपी में है और उसने रिप्लाई से गलत दिया है। जुडिक्शन एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा सर। जब यूपी का जुडिक्शन एरिया है तो यूपी में ही अप्लाई होगा, उसका हरियाणा में नहीं हो सकता। नहीं सर, रहता तो मैं हरियाणा में हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। ताजचंद जी अगर आप जवाब देंगे। माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा कॉल आ गया था मेरे पास, वो साथी है लीगल एम्बिट के जुगल जी, उनका फोन आ गया था। हाँ जी सर, मैं एपेलेंट जो है मैं हरियाणा में रहता हूँ सर, और जो पीआईओ और आयोग वो यूपी तरुण साहब, मैं तो मुझे सर तरुण साहब मैंने कहा, आप शायद उसको मिस कर गए, कोई बात नहीं। देखिए, आप जहां रहते हैं, मैंने बहुत क्लियर कहा
आपको पैसे का नुकसान जहां कहीं भी हो रहा है, यानी जहां से आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, डाक भेज रहे हैं, यानी 1 रुपया भी आपका खर्च हो रहा है और मानसिक संतरास आपको जहां पहुंच रहा है, जुरिस्डिक्शन आपके वहीं होगा। मैं यहां से त्रिवेंद्रम कोई एप्लीकेशन भेजूं और वहां से मेरे साथ इस तरह की इलीगलिटी हो रही है, तो मेरा पैसा तो राजस्थान में खर्च हो रहा है ना। मैं डाक यहां से भेज रहा हूं, तो कॉज ऑफ एक्शन, पार्ट कॉज ऑफ एक्शन मेरा राजस्थान में भी हो रहा है, तो मैं अपने इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कर सकता हूं, या जहां पीआईओ रहता है वहां, या जहां आयोग है वहां, कहीं भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। ओके सर, थैंक यू। सर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? शिवानंद साहब के पास अवेलेबल है, बाकी नोट डाउन कर लें आप। इट्स 9694। एक्चुअली सर मैं बिहार से हूँ और बिहार में बिहार में राज्य सूचना आयोग की स्थिति बहुत खराब है। वो आवेदक को केवल परेशान करना जानती है और सरकारी पदाधिकारी को केवल बचाने का काम करती है। मैंने देखिए चैट बॉक्स में डाला है, बाकी साथियों को मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटी सी चीज मैं भूल गया था। आरटीआई एक्ट में सेक्शन 21 ये कहती है कि हर तरह से, सेक्शन 5 ये कहती है कि हर तरह से आपको सहयोग किया जाएगा, और सेक्शन 21 ये कहती है कि सद्भाव पूर्वक आपके साथ सारी कार्रवाई जो भी होगी वो अपीलेंट या एप्लीकेंट के स्टेज पे एप्लीकेंट के साथ सद्भावना होगी। जहां कहीं भी कानून तोड़कर सद्भावना से बाहर चले जाएंगे, वहीं सेक्शन 52 आईपीसी ये कहती है कि असद्भावना की डेफिनेशन है ये, और उसके लिए फिर सब आईपीसी आ जाएगी। जहां कानून टूटा वहीं आईपीसी। जी जी सर ताराचंद सर। सर सर नमस्कार, गोस्वामी बोल रहा था सर। एक आपसे मुझे एडवाइस इससे रिलेटेड में चाहिए थी कि जिस तरह से मान लीजिए तो आईटीआई का केस है, अगर गवर्नर किसी ऑफिसर्स को एक आदेश पारित करता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जब जानकारी मांगते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट में वो जानकारी, यानी कि जिस कोई कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट में पता लगा कि गवर्नर ऑफिस से डीएम को कार्रवाई के लिए आदेशित हुए हैं, और जब हम कार्रवाई की जानकारी मांगते हैं तो वो स्किल करप्शन की से रिलेटेड ना देते, थर्ड पार्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड देते। तो क्या इस केस में हम एफआईआर करा सकते हैं कि गवर्नर का ये ऑर्डर, आदेश, लेटर नंबर ये था, इस पे आपने कार्रवाई नहीं की और जो आपने हमें जानकारी दी तो हमें गलत जानकारी दी? मेरे पहले वाले डिस्कशन में इसका जवाब निहित है, मैं कह दूं आपको। सद्भावना क्या है? सद्भावना यह है कि कानून का अक्षर से पालन किया गया और सावधानी पूर्वक काम किया गया। सेक्शन 52 पढ़े हैं आप आईपीसी की, क्योंकि आरटीआई में तो लिखा नहीं है, उसमें लिखा है कि कानून का सम्यक रूप से और सावधानी पूर्वक पालन। आप ये कह रहे हैं कि मुझे मिस्टर कमल की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उठा के आपको श्याम सुंदर की दे देता है। यस सर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो शून्य में काम कर रहा है, ध्यानपूर्वक काम नहीं कर रहा है, और आपको उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा डाक या 1 रुपया भी आपका खर्च होगा तो सदोष हानिकारक होगी। आपको किसने 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाया है और कानून तोड़ा है, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो जैसे में हम कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली में उसको अप्रोच कर सकते हैं ना? तो दिल्ली में दर्ज होगा। थैंक्स अ लॉट सर। Sir, I have a question for Tarakand ji. Hello. With Please, your kind please. permission, sir. Sir, I have a question. I was a complainant in a case where state registered an FIR, state versus the accused. Okay. Now, I had asked police to collect the CCTV footage of that particular area. The police collected the CCTV footage of that particular area on the record. And when they filed the case, when this matter came for hearing, I realized there is no CCTV footage available in that. So I filed an RTI. I filed for certified copy. Sorry, मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन की कि सर मुझे सीडी की कॉपी दी जाए जो एज एन एविडेंस है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ पेपर्स देते थे और सीडी देते ही नहीं थे, बिकॉज सीडी उनके पास थी नहीं। रिकॉर्ड में मैंने देख लिया था। तो उनकी एक इंटरनल कम्युनिकेशन हुई थी जहां जज ने लिख दिया था एक पेपर में कि इसमें सीडी की कॉपी है ही नहीं, तो इसकी सीडी की कॉपी कैसे देंगे। ठीक है, ये कॉपी मैंने कोइंसिडेंटली पेपर गो थ्रू करते इसमें फाइल में देख ली। मैंने आरटीआई में उस पेपर की कॉपी मांगी कि जज ने जो रिमार्क लिखा है कि इसमें सीडी की कॉपी है नहीं, ये मुझे कॉपी दी जाए। पीआईओ बोलते हैं कि ये मेरा और मेरे जज कोर्ट के बीच में का इंटरनल कम्युनिकेशन है, मैं आपको दूंगा नहीं। सी ये ना इंटरफेरेंस इन जस्टिस भी हुआ, बिकॉज वो सीडी नहीं है
तो ये री इंक्वायरी होनी चाहिए थी। मैंने इसके बारे में कई बार लिखा, मैंने फर्स्ट अपील में भी गया, मैंने बताया CD is a vital information. It is a digital evidence which is available of that particular incident, which will nail the accused. मतलब accused को ये फाइनलाइज करेगा। मगर आज भी ये लोग CD नहीं दे रहे हैं मुझे, नहीं मुझे उस RTI की कॉपी अगर मुझे मिल जाएगी, इसमें ये लिखा गया है कि जज ने लिखा रिमार्क कि CD कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कीपिंग एक्ट 2005 के हिसाब से मैं अगर कंप्लेंट फाइल करूंगा तो जो रिकॉर्ड जिसके कस्टडी में वो रिकॉर्ड है उसको 3 साल की जेल हो जाएगी FIR होकर, ठीक है। बट मुझे वो पेपर भी नहीं मिल रही है। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए जिससे वो पेपर मुझे वो जो कॉपी है जो जज ने लिखी है इंटरनल कम्युनिकेशन, वो RTI में सर्टिफाइड कॉपी में मांगा था, उस पर उसने रिमार्क लिखा था, ये कैसे मांगी जाए? पहली बात तो यह है कि आप जो आपने मांगा है RTI के थ्रू जो कोर्ट के रिकॉर्ड की फाइल है, हाँ वो आपका नहीं जो है नहीं आप जो नहीं, मैंने कोर्ट की रिकॉर्ड की कॉपी मैंने सर्टिफाइड कॉपी में पहले 4 रुपीज पर पेज वाले में मैंने मांगी। तो उस पेज में जज ने रिमार्क लिखा कि इसमें CD कॉपी है ही नहीं, विच इज एन इंटरनल कम्युनिकेशन, तो वो कॉपी मैंने RTI में। हाँ जी हरी सर, लेट मी हाँ जी, आपके पास एक बहुत आसान रास्ता है। हाँ सर, जो 4 रुपीज पर पेज कॉपी के हिसाब से अपन को एप्लीकेशन फॉर द कॉपी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग फाइल, आप जब उसके लिए एक आवेदन फाइल करें, एप्लीकेशन फाइल करें कि मुझे ये फला फला CD चाहिए, और वो डिस्पोज कर देंगे आवेदन को, है ही नहीं तो पीछे रिमार्क करता है जज की साहब ये उसका कंसर्न कोड जो सेक्शन होता है उसमें नोट करता है कि ये CD रिकॉर्ड पे नहीं है, इसलिए नहीं दी जा सकती। The CD is not available on the record, hence it is not feasible to provide the same, or it cannot be provided. उसके बाद जज उस पे साइन करता है और आपका एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो जाएगा। आपको दूसरे एक आवेदन से अपने पहले वाले आवेदन की और उसके डिस्पोजल रिपोर्ट की कॉपी ले लेनी चाहिए, बहुत आराम से मिल जाएगा, RTI तक जाने की जरूरत नहीं। यानी जो कोर्ट के कॉपिंग एक्ट जो है उससे आपको पहले आप आवेदन लगाएं, फिर आवेदन डिस्पोज हो जाएगा साधारण तौर पर 7 दिन में, और अगर आपने दुगुनी फीस दी है तो 24 घंटे में डिस्पोज हो जाएगा। यानी अगर आप 10 रुपीज उस पे एप्लीकेशन फी देते हैं तो 24 आवर्स में वो डिस्पोज हो जाएगा। तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन उसके लिए अपने पहले वाले आवेदन और उसकी डिस्पोजल रिपोर्ट की कॉपी ले लें, जज साहब का जो रिमार्क उस पे लिखा हुआ कि CD रिकॉर्ड पे नहीं है वो आपको मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये लिखा कि पुलिस को कि रिकॉर्ड आप ये हासिल करें CCTV फुटेज, और पुलिस ये कह रही है कि हमने रिकॉर्ड ले लिया। अब अगर वो कोर्ट तक नहीं पहुंचा और कोर्ट का रिकॉर्ड ये कहता है कि CD इस पे नहीं पहुंची है, तो IPC सेक्शन 204 में डिस्ट्रॉइंग ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स में वो एक ऑफेंस आता है, साथ में 217 और 420 के ऑफेंस भी रेज करें। तो उसके लिए उसी कोर्ट में आप IPC की सेक्शन CRPC की सेक्शन 340 रेड विद 195 में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपकी ऑनगोइंग जुडिशियल प्रोसीडिंग में इस तरह का ये फ्रॉड और इन्होंने ये ऑफेंसेस किए हैं, तो काइंडली टेक कॉग्निजेंस इन द मैटर, तो उसके बाद आगे प्रोसीडिंग चल जाएगी। तो अभी एक ये है कि आपको नकल आवेदन देना है, और उसके बाद 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद उस नकल आवेदन और उसकी डिस्पोजल रिपोर्ट की दूसरे आवेदन से कॉपी मांग लेनी, आपको मिल जाएगा। इजी है, RTI में मत जाइएगा प्लीज। ठीक है, I'll do that. Thank you so much, sir. Thank you. नमस्कार जी, ताराचंद जी, मेरा एक सवाल है। मैंने अभी एक RTI में मेरा हेयरिंग हुआ था सेकंड अपील का और एक कंप्लेंट का। उसमें मैंने लिखित बहस में दिया था कि मुझे एक तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में दिया जाए आदेश, एक मैंने दिया था कि भाई जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है वादी और प्रतिवादी के तथ्य और बहस को अंकित करते हुए आदेश में दिया जाए और पेनल्टी लगाया जाए और इन पे अनुशासन कार्रवाई भी की जाए, लेकिन वो आदेश में नहीं दिया गया है। उस संबंध में क्या करना चाहिए? रेमेडी मानना, रेमेडी देना या नहीं देना, ये दोनों चीजें विशेषाधिकार होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। तो अगर आप ये मांगते हैं कि साहब मुझे इनसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, और अगर आयोग अपने आदेश में नहीं लिखता तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि आयोग में सेक्शन 21 की जो डेफिनेशन है उसका दायरे में न केवल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और PIO साहिबान आते हैं, बल्कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान भी आते हैं। और जहां लॉ है तो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना और अक्षर से पालना करवाना आयोग की भी जिम्मेदारी है। ये लिखा है एक्ट में कि आयोग निर्णय करते समय अपीलांट को हुई नुकसान, उसको हुए आर्थिक हानि को भी ध्यान में रखेगा।
इसका मतलब शेल का पता मानना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई आपको जजमेंट मिला है तो सेक्शन 25(4) में आप उसी आयोग के आईसी साहिबान को अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए लिख सकते हैं कि श्रीमान ये मैंने रेमेडी मांगी थी और आपके जजमेंट में मेरी रिटर्न आर्ग्यूमेंट के कोई तथ्य नहीं आए हैं और मैंने ये रेमेडी मांगी थी, मुझे नहीं मिली है, तो कृपया अपने डिसीजन को पुनर्विलोकन कर लें, एक बार रिव्यू कर लें और बराए मेहरबानी मुझे ये रेमेडीज भी दी जाए। ये आयोग सीआईसी को इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखना है। सेम इंफॉर्मेशन कमीशन को भी आप डिसीजन रिव्यू करने के लिए लिख सकते हैं, सेक्शन 25(4) इसको परमिट करती है। ठीक। नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सर मैंने आयोग में अपनी कंप्लेंट एक लगाई थी जिसमें मैंने 18 में कंप्लेंट किया था, बट उसमें मैंने क्षतिपूर्ति राशि की मांग की थी तो उन्होंने मेरे आवेदन को सुनवाई से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। क्या ये सर ये न्यायोचित था? क्यों, कैसे रिजेक्ट कैसे कर दिया? वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय द्वारा सर बकायदा लेटर भी आया कि आपने क्षतिपूर्ति कार्ड में क्षतिपूर्ति की राशि की मांग की है, इसलिए निरस्त की जाती है आपके आवेदन। तो ये तो एक्ट कहता है, रजिस्ट्रार महोदय जो हैं वो कर रहे हैं सेक्शन 21 का वायलेशन और वो पब्लिक सर्वेंट है, उनके पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है। बट सूचना आयोग में सर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हो रहा है सर, उन्होंने वापस कर दिया। ऐसे मेरे 8 एप्लीकेशन थे, सभी के सभी वापस कर दिए। 8 एप्लीकेशन है, उनको आप क्लब कीजिए, रजिस्ट्रार महोदय को पार्टी बनाइए और आपके जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ इस केस को पुटअप कीजिए कि ये तो रहा, देखिए ये रहा, विधि का निर्देश की क्षतिपूर्ति मांग आप कर सकते हैं जी। और मैंने यही तो लिखा, इस बेस पर आपने खारिज कैसे कर दिया? जी सर, नहीं कर सकते आप। और सर एक चीज और था सर, सूचना आयोग ने सर अपना एक कार्यालय आदेश निकाला उत्तर प्रदेश में जिसमें हम इनसे जजमेंट की कॉपी मांगते हैं तो ये कहते हैं कि आप निरीक्षण करके लीजिए कार्यालय आदेश के तहत। नहीं, निरीक्षण करके क्यों ले लें? सेक्शन 79 कह रही कि सेक्शन 79 को उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं सारे पीआईओ साहिबान। सेक्शन 79 केवल इतना कहती है कि जिस रूप में मांगा है उस रूप में दिया जाए, जब तक एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आदेश की कॉपी दे दीजिए, आपके पास है, आपको कॉपी तो देनी है, आप निरीक्षण करवाने वाले आप कौन होते हैं? वही चीज है सर, यहाँ पर सूचना आयोग ही लिप्त है सर इस तरीके से। देखिए सूचना आयोग से मिस्टर रविशंकर जी और बाकी सारे साथी, मैं एक बहुत छोटी सी चीज समझा दूं। ये पीछे किसी की डिस्टर्बेंस आ रही, प्लीज माइक बंद कर लें, वो पीछे से कोई बहुत काफी सारा डिस्टर्बेंस। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब कोई भी एक्ट का कोई भी सेक्शन, कोई भी कानून पढ़ा जाता है तो संबंधित एक्ट या कानून की प्रियम्बल जो होती है, उद्देशिका जो होती है, वो उस पूरे एक्ट की सारी सेक्शंस की मूल भावना बताती है। जैसे गोलकनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान की आत्मा है और संविधान बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रियम्बल पढ़ें। ठीक वैसे ही हर एक एक्ट के साथ ही है और आरटीआई एक्ट की प्रियम्बल ये कहती है कि अधिकतम उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक्ट आया है, यानी मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी आप जो कोई भी काम करेंगे उसमें 2 चीजें साफ दिखनी चाहिए कि आप अधिकतम जिम्मेदारी बता रहे हैं अपनी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते और अधिकतम ट्रांसपेरेंट है। जहां कहीं भी आप अड़ंगा लगा के अधिकतम हाइड एंड सीक खेलते हैं वहां आप एक्ट की मूल भावना का उल्लंघन करते हैं और जब एक्ट की मूल भावना का उल्लंघन किया जाता है तो वो सेक्शन 21 आरटीआई एक्ट की डेफिनेशन से बाहर चला जाता है। और मैंने कहा भी कि कानून की मूल भावना के आप खिलाफ जाएंगे, मतलब विधि के निर्देशों की अवज्ञा करेंगे, यानी 166 आईपीसी का ऑफेंस रेज करें। तो आयोग अगर इस तरह की चीजें रिजेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार महोदय रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये उनके पास पहली बात तो हालात में नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप आके निरीक्षण करके ले लें। क्यों कर लें निरीक्षण? उसके बाद हमारा जो किराया लगेगा उससे हमें सदोष हानि होगी, वो कौन देगा? यानी ऐसे प्रत्येक ऑर्डर को जिसमें आपको इस तरह से भी सदोष हानि पहुंचती हो, सब अनलॉफुल ऑर्डर से। सुरेंद्र जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं नमस्कार, क्या हाल चाल? हेलो हाँ मीना जी नमस्कार। ताराचंद जी साहब जी सुन रहा हूँ। हेलो हाँ जी फरमाइए। मैं आपसे पूछ रहा था पुनर्वलोकन की अपने कोई याचिका राजस्थान में आपने दायर की क्या? नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी सुरेंद्र साहब अभी।
नहीं पड़ी ना, पर वो लेते नहीं है, सुनते नहीं है। मैंने नहीं, सुनते इस नहीं है, वो बारे तो में सेक्शन काफी 18 में प्रयास किए लेते थे हैं। पहले। फिर मैंने अपने दिल्ली कोई कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई जनरली क्या है, हमारे को कोई मिस्टेक होती है, यहाँ पे भी यही हुआ कि हमारे कोई लिखने में ऑर्डर में मिस्टेक होती है, उसको पुनर्लेखन करके उसको उस पार्ट को संशोधित करते हैं, बाकी पुनः वापस नहीं सुनते हम, ये हमारे पास पावर नहीं है। तो पावर आपके पास नहीं है तो आयोग को तो सेक्शन 19 ये कहती है कि जब आप अपने ऑर्डर को करेंगे डिसाइड, तो आप 19(6) में ये भी लिखेंगे कि अगर मैं आपसे व्यथित हूं, आपसे यानी सेकंड अपील के डिसीजन से व्यथित हूं, तो मैं किस हाईकोर्ट की किस बेंच में कितने दिन में अपील करूंगा, आपको अपने जजमेंट में लिखना पड़ेगा, ये भी एक्ट कहता है। और कमिश्नर साहिबान अगर सेकंड अपील को डिसाइड करते हुए अपने ऑर्डर में ये मेंशन नहीं करते हैं कि आप अगर इस द्वितीय अपील के डिसीजन से व्यथित हैं तो कितने दिन में क्या कर सकते हैं, यानी आप रिवीजन कर सकते हैं या हाईकोर्ट जा सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो आप विधि के निर्देशों की अवज्ञा कर रहे हैं। और हर उस केस ये में करवा लेंगे अपन, हर उस केस में इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहिबान भी उन्हीं दफेदारों का दोषी हो जाएंगे जो विधि के निर्देशों की अवज्ञा करने पर पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी दोषी होते हैं। क्लियर है, लोग बिल्कुल कोडिफाइड वो लोग। लोक सूचना अधिकारी नहीं लिखता, उसके बारे में तो लिखते हैं वो कि भाई लोक सूचना अधिकारी ने नहीं लिखा, प्रथम अपील कहाँ होगी बी में, वो तो लिखते हैं। पर जो कमिश्नर खुद ही गलत आदेश पारित कर देते हैं अपने लिखित बहस पे, उसके लिए रेमेडी वही है, हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट जाते हैं तो लंबा समय व्यतीत हो जाता है। सुरेंद्र जी, मैं मिल नहीं पाती है। सुरेंद्र जी, I will with permission of Tarakchand ji, I would like to add some points in it. जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा, ठीक है, हाँ सर, राइट टू रिकॉल, ठीक है, राइट टू रिकॉल हिज ओन ऑर्डर, ठीक है, ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ करती है, प्रोविजन हाई कोर्ट भी अलाउ करती है। आपने उनको लिख के देना है, ये आपने उनको लिख के देना है कि अंडर राइट टू रिकॉल अगर आपकी ऑर्डर में कोई गलती है, आपने आपकी नेग्लिजेंस से अगर किसी को नुकसान हो रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट इट, ठीक है। अंडर राइट टू रिकॉल यू कैन रिव्यू द एंटायर ऑर्डर, ठीक है, ये सिविल लॉ अलाउ करता है, देयर इज सेक्शन और सिविल लॉ अपने भी यहाँ पे भी लागू होता है, बराबर है, राइट। हाँ, तो ये जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानती है और इस चीज को फॉलो करती है, तो हु इज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इज ही आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट राइट, ही हैज टू फॉलो। आपने वो पॉइंट लिख के देना है अपन करके, हाँ बिल्कुल। आपको चाहिए तो मैं राइट टू रिकॉल, मैंने कई गवर्नमेंट ऑफिस में राइट टू रिकॉल लगाते हैं, तो मेरे को एक ये थोड़ा आप सेंड करना ना, दे दूंगा राइट सर, ग्रुप पे शेयर करें, ग्रुप में बिल्कुल शेयर करेंगे। मैं तो एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ और कई ऑर्डर को रिकॉल कराया मैंने, मैंने इनफैक्ट हमने भी जहां तक पढ़ा था कि केवल उच्चतम न्यायालय के पास इस प्रकार का अधिकार है कि वो अपने द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। नहीं, दूसरे के पास अधिकार नहीं है, ये किसने कह दिया? गलत है। हम हर एक पब्लिक सर्वेंट के पास है, हर एक पब्लिक सर्वेंट के पास है। हरी सर बिल्कुल करेक्ट है। मैं करता हूँ और मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एप्लीकेशन की है और मेरे वहां भी वो लोग ने कंसिडर किया। थैंक यू। हेलो, तारा सिंह जी के लिए मेरा एक सवाल था। मैं उल्लास राठौड़ वर्धा से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक जानकारी के लिए एक निवेदन किया था सर, ग्राम पंचायत में, और उनके सेक्रेटरी ने मुझे जानकारी नहीं दी। उसके बाद मैंने प्रथम अपील भी किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि 7 दिनों के अंदर उनको जानकारी दी जाए। बिल्कुल। मुझे अब तक जानकारी नहीं मिली सर, तो अब मैं क्या करूं? यानी कोर्ट में जाऊं, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या द्वितीय अपील करूं, क्या ना करूं, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, कितने दिन हुए हैं आपको ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर किए हुए? वो ऑर्डर किए हुए 1 महीना हो गया सर, लगभग 1 महीना हो गया। आपके पास दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्ते हैं। आप चाहे तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और चाहे तो कंसर्न कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए, सेक्शन 19(3) ये बहुत क्लियर मेंशन करती है कि जो कोई प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से व्यथित होगा तो उस व्यथित होने पर सेकंड अपील फाइल करेगा। लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपके फेवर में डिसाइड कर दिया ना जजमेंट को। सही। जब आपके फेवर में डिसाइड कर दिया तो अगर आप अगर सेकंड अपील लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने ही फेवर में किए गए जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। बराबर। तो आप इस तरह के केसेस में, मैं हमेशा से, अभी डीबी गुप्ता हमारे राजस्थान के सीआईसी, उनसे भी चर्चा हुई, भारत साहब से भी हुई, आदरणीय महावीर जी पारिक और हम दोनों मौजूद थे कि सर, जहां कहीं भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पारित कर दिया और वहां आपके पास सेकंड अपील आती है
तो आपको सीधे तौर पे उसे खारिज करना चाहिए और कहना चाहिए कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर अपहेल्ड किया गया, अपील खारिज की गई। बराबर, वैसे तो ऑर्डर महाराष्ट्र में हुआ है सर। तो मानना पड़ेगा, पब्लिक सर्वेंट है वो, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी, और उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो विधिक लीगल एंटिटी है, 166 खड़ी है, 186, 188 खड़ी है, सेक्शन 420 खड़ी है, ये मानना ही पड़ेगा। और सर्विस रूल्स जितने भी स्टेट के होते हैं वो सब इस चीज को परमिट करते हैं कि जहां कहीं भी पब्लिक सर्वेंट ने अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को कंटेम्प्ट किया है वहां उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। हर स्टेट के और सेंटर के भी सीसीएस कंडक्ट रूल्स में भी ये सब चीजें क्लियर मेंशन है। अच्छा, तो अभी सर मैं कोर्ट में जाऊं या फिर यहाँ के जो जिलाधिकारी आपको अभी आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एक लेटर लिखना चाहिए कि श्रीमान जी आपने ऑर्डर दिया था, आज दिनांक तक इन्होंने कंप्लेंट्स नहीं करी है और आपके ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया गया है, इससे यही अपराध साबित होते हैं, तो मुझे पहले तो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके दिलाएं उससे, और फिर ये दफेदारों में इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ताराचंद जी सर, सर एक प्रश्न का उत्तर मेरा भी दे दीजिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए मुझे भी प्लीज करिए। सर एक्चुअली यदि मुझे खाद्य आपूर्ति विभाग से कम में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है जिला डीसी के अंडर से, ठीक है, तो मैंने डीसी को एज ए पीआईओ मैंने एप्लीकेशन फाइल की, उसने जो है कि वो उठा करके उनको फॉरवर्डिंग कर दी कि भाई आप इस आदमी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग का अधिकारी होगा या फिर जिलाधिकारी होगा, जिलाधीश होगा? जहां फाइल ट्रांसफर होकर एंड में पहुंची है उस डिपार्टमेंट का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ही फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगा, पीछे वाले ने 6-3 में ट्रांसफर। इन केस यदि मैं चाहता हूं कि भाई मुझे जिलाधिकारी के अंडर में चाहिए, ये किसी बड़े करप्शन से रिलेटेड मामला है और मुझे इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के अंडर से चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि ये मामला जिलाधिकारी के नॉलेज में आए, नहीं, ये आप बाउंड नहीं कर सकते आरटीआई में कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन सा अधिकारी लेके दे, कंसर्न्ड अधिकारी तक फॉरवर्ड करना 6(3) में एक्ट परमिट करता है। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे अपने गांव से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ये बाउंड नहीं कर सकता कि मुझे तो मुख्यमंत्री इकट्ठा करके दे, बिल्कुल नहीं कर सकता। सर इसी बारे में महाराष्ट्र में जिलाधिकारी को नोडल ऑफिसर बना गया है, नहीं, जहां ये परमिट करता है नोडल ऑफिसर वहां तो वो दे सकता है, बाकी अपन अपनी तरफ से बाउंड नहीं कर सकते कि मुझे फला आदमी इकट्ठा करके दे। अपनी लिमिट्स हैं एक्ट की भी। थैंक यू सर, थैंक यू, मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। नमस्कार सर जी, मैं दफ्तर अमीन को बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से, मुंबई से। मैंने बीएमसी में, हेलो बोलिए, तो मैं बीएमसी में ना इतना कंप्लेंट डाला हूँ अनअप्रोच कंप्लेंट से, मतलब भ्रष्टाचार के संदर्भ में, लेकिन उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर, बिल्कुल ही कुछ कार्रवाई नहीं होती। फर्स्ट अपील में गया, सेकंड अपील में गया, बाद में थर्ड अपील अपने इसमें सेकंड अपील जाने के बाद भी उसमें ये आने के बाद वो लोग बोलते कार्रवाई करो, कोर्ट में जाने के बाद अपन पीएल डालने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करो या करो, कुछ भी होता नहीं। उसके लिए क्या सुन, पीएल डालने के बाद भी पीआईएल का कोई कंसेप्ट जो है ना, वो आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं कि कोर्ट जो हैं वो अब उस चीज को एक तरह से साइड कर रहे हैं। पीआईएल के मैटर्स उतने नहीं चलते। जब आपने आपके पास फॉलोअप है, आपके पास रिकॉर्ड है, तो आपको नीचे वाली कोर्ट चले जाना चाहिए। आप पीआईएल में क्यों चले गए? नीचे वाली कोर्ट और पीआईएल में चले गए हैं तो अर्ली लिस्टिंग के लिए आप कह सकते हैं कोर्ट को कि साहब अर्ली लिस्ट करेंगे, तो बहुत बड़ा इसमें वाइड पब्लिक इंटरेस्ट है, लंबा चौड़ा, तो इसको आप अर्ली लिस्ट करके सुने। मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है क्या, मैंने जो कंप्लेंट डाला है ना, हेलो, मैंने जो कंप्लेंट डाला है ना, वो मेरे इसमें क्या है, मैं पीएल भी किया हुआ है। और दूसरी बात इसमें ऐसा है ना, बहुत सारा भ्रष्टाचार मैंने खुला, मतलब मेरे पास एविडेंस देने के बाद भी, कलेक्टर को देने के बाद भी, उसमें आयुक्तों को देने के बाद भी कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और दूसरी बात तो क्या मालूम है क्या, आज के लाइफ में अपन जो भी ठीक आरटीआई डालते, कंप्लेंट डालते, लेकिन उनको जब मर्डर करते या कुछ भी करते, उसके लिए अपना आरटीआई का सोल्यूशन क्या है, अपना संगठन में इसमें क्या है एक्चुअली। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट पे आपने फॉलोअप लिया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आप पीआईएल में चले गए, तो आप ये क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं होता तो क्या करें, या आरटीआई में कोई एक्शन नहीं होता तो क्या नहीं करें? नहीं, एक्शन तो कुछ भी नहीं होता है, एक्शन तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं, सोल्यूशन नहीं एक्शन के लिए।
एक्शन तो कुछ नहीं होता है। मैं आज 5 साल से कंप्लेंट डाल रहा हूँ। आप एक सिंगल आरटीआई एप्लीकेशन वहां फाइल करें कि साहब मैंने इतनी इतनी तारीख को जरिए रजिस्टर्ड डाक से, इतनी इतनी तारीख को जरिए रजिस्टर्ड डाक से जो आपको कंप्लेंट दी थी, उसका आपने जहां भी इनवर्ड रजिस्टर में एंटर किया उस पेज की कॉपी दें, उस पर आपकी नोटशीट जो भी आपने चलाई उसकी मुझे कॉपी दें, और उसका फाइनल कंक्लूजन जो आपने निकाला उसकी मुझे कॉपी दें। और पीएल के लिए वो लोगों ने क्या किया, पीएल में ना उनको बीएमसी में वो लोगों ने ये किया कि भाई इसके ऊपर सब कार्रवाई है, वो कार्रवाई कर दो। ओके, उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। वो बाद में मेरे को उन्होंने क्या दिया तो वहाँ पे वो टेक्सचर किधर है वो मेरे को बता दो। ऑलरेडी अपना कंप्लेंट 5 साल से चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये लोगों ने कुछ भी मतलब एक्शन तो कुछ ले रहे नहीं बीएमसी डिपार्टमेंट। मैं उनके पास आयुक्त के पास 10 बार जाके बैठा तो भी कुछ करते नहीं, कुछ सॉल्यूशन करते नहीं। और पीआई का डिसीजन हो गया, डिसीजन होके उनको ऑर्डर कर दिया कि इस पे आप कार्रवाई करते हैं, फिर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कोर्ट में दिया कि इनके ऊपर सब कार्रवाई कर दो करके, तो भी नहीं कुछ कार्रवाई करे ना वो लोग। तो फिर कंटेम्प्ट, तो फिर ये कंटेम्प्ट में जाएगा। कंसर्न जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट जो भी है, उसने जब पीआईएल फाइल करके डिसाइड कर दिया तो ये कंटेम्प्ट है, और 12 महीने के भीतर आपको कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा। और ये अपन आरटीआई डालते हो कि ठीक है, अगर अपने को कोई ना मतलब क्या है नजर चौक रहता है या कोई भी, वो अपने को ना केस में फंसाते हैं, यानी पोस्को जैसे आया इसमें, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या रहता है? साथ बोल रहा हूँ, साथ बहुत बड़े बड़े मैटर में फंसा देते। आपको हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी साथ में लगा देंगे, साहब ये जो आपको ऑर्डर दिया था ना हाईकोर्ट ने, उस पर आपने जो एक्शन लिया उसका मुझे रिकॉर्ड दे देंगे। हेलो, वो मैं डिटेल दूं ना आपको? हेलो 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 सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये क्या है एक्चुअली अपन बहुत सारे कंप्लेंट डालते हैं ना, तो नगर से लोग क्या करते हैं, ये अपने को ना झूठा केस में फंसा दे। हेलो, झूठा केस में फंसा दे, उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन क्या है? कारक साहब, ये तो केस टू केस डिफर करेगा ना कि कौन सा केस, उसकी क्या फैक्चुअल मैट्रिक्स है, सबका कोई एक तमाशा नहीं हो सकता। मेरा बोलने का मतलब क्या होता है, पब्लिक जिस जगह पे रहता है उधर नहीं रहता है, वो लोग उसको जैसे कंप्लेंट लेते, केस लेते एविडेंस रहने के बाद भी। जी, इसमें इस मामले में आप जो ताराचंद जी ने बताया उस तरह से आप इसका फॉलो अप करिए और देखिए द्विवेदी जी, शिवानंद जी, एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, ये ताराचंद जी, इनके ग्रुप के लोग बहुत होशियारी से काम करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी कम्युनिकेशन करते हैं या जो भी कंप्लेंट करते हैं वाया ईमेल करते हैं, ठीक है। दे यूज ऑल डिजिटल मीन्स यूज करने से आप उस लोकेशन पे बार बार नहीं जाते हो, ठीक है। आपको पॉस्को और एट्रोसिटी, ये दो चीज के धोखा हम एक्टिविस्ट के पास हमेशा रहता है। इवन 353 लगा देना कि इंटरफेरेंस ऑफ वर्क पब्लिक सर्वेंट पे, ये सारे चीज, इसके लिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे राजस्थान के ग्रुप, जो इनका ताराचंद जी का जो ग्रुप है, वो महावीर जी ने, उन्होंने और ये लोग ने क्या करते हैं, ईमेल से ही कंप्लेंट भेजते हैं। जो जो कंप्लेंट है फॉलो अप वाया डिजिटल मीन्स। आरटीआई भी आप कीजिए तो ऑनलाइन कीजिए, जो कि हियरिंग भी आपको ऑनलाइन में ही जाना पड़े। फिजिकली आप इनसे संपर्क में नहीं आएंगे तो ये लोग आपके ऊपर झूठे केसेस डालने के लिए बहुत तरीके से कट डाउन हो जाएंगे, है ना। ये एक मीडियम बन सकता है, ठीक है। और हाँ जी, और एक भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, ताराचंद जी, आई वुड रिकॉल किसने ये सवाल पूछा था कि हम चाहते हैं कि उस पीआईओ ने मुझे जवाब दे। आप ना उसी ऑफिस में, अगर आप चाहते हो कि जिस पर्टिकुलर अधिकारी आपको ये इंफॉर्मेशन दे, उसी के ऑफिस में आप 5-3 में इंस्टेड ऑफ 6-3, 5-3 में आरटीआई एप्लीकेशन कीजिए। सो ही बिकम द डीम पीआईओ, और वो दूसरे पीआईओ का विद इन डिपार्टमेंट वो हेल्प ले सकता है। तो वो पीआईओ को, सेकंड पीआईओ को लेटर लिखेगा कि आप मुझे ये इंफॉर्मेशन लाके दो, ना कि आपके पास आपको 10 पीआईओ के पास भेजेंगे। सो दैट पर्टिकुलर ऑफिसर बिकम्स अ डीम्ड पीआईओ and he is responsible to give you all the information collecting from other PIO. उस PIO का जो अपलेंट अथॉरिटी है वही आपका अपलेंट अथॉरिटी रहा, तो आपको क्या करता है, वो 10 लोग 10 अधिकारियों के पास भेज देता है लेटर, तो वो बोलेंगे अरे उसके पास भेजा, उसके पास भेजा, तो आपके काम नहीं होती है। 5-3 में आपने बोलना है आप PIO हो, आपने इस इंफॉर्मेशन को दूसरे PIO, अगर विद इन द सेम डिपार्टमेंट हो तो, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप फूड डिपार्टमेंट बोले तो विद इन FSI, मतलब फूड कॉर्पोरेशन है या कलेक्टर है,
या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो फॉर विद इन पुलिस इज वन पब्लिक अथॉरिटी, वो दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं कर सकता है 6(3) में, वो दूसरे पीआईओ से असिस्टेंट लेना है उसको। ठीक है, ये आपको ये ध्यान लीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता बोल रहा हूँ फ्रॉम एमपी, जिला शिवपुरी से। सर नमस्कार। पूछिए सर, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि मैंने एक आवेदन किया था पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के यहाँ एक हेड कांस्टेबल से संबंधित जानकारी के लिए। तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मुझे जवाब आया कि आपको संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। मैंने हेड कांस्टेबल को पत्र जारी किया था, पत्र के माध्यम से हेड कांस्टेबल ने मुझे ये लिखा कि मेरा यह पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप नहीं दे सकते। ऐसा वो संबंधित अधिकारी द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। क्या ये वैलिड है इस तरह से कहना? सेक्शन 81J का हवाला लिया होगा इसने मैक्सिमम। जी, सेक्शन 81J का प्रोविजो भी है। आत्मदीप सर भी बहुत बार इसको रिमाइंड कराते हैं, राहुल सिंह सर भी कराते हैं, शिवानंद जी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बार चर्चा हुई है। जी, प्रोविजो ये कहता है कि 81J केवल आप तब लगाएंगे जब आप इंफॉर्मेशन को संसद या विधानमंडल मांगेगा तब भी देने से डिनाई करने का राइट रखते हैं। यानी जो चीज संसद का मतलब होता है, संसद में कोई आदमी तो संसद मांगेगी नहीं, संसद का कोई मंत्रालय, उसका कोई मंत्री या विधानसभा का कोई मंत्री मांगेगा, मंत्री अपने सचिव को कहेगा, सचिव डिपार्टमेंट को लिखेगा और डिपार्टमेंट मांगेगा कि साहब ये चाहिए इंफॉर्मेशन। तो क्या आपके किसी भी सीनियर ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांगने पर आप नहीं देंगे? अगर आप डिनाई कर सकते हैं उस ऑफिसर को तो हमें भी मत दीजिए, लेकिन अगर आपका सीनियर ऑफिसर आपसे मांगे और आप उसको देंगे तो आप उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मुझे भी देने से मना नहीं कर सकते। हेड कांस्टेबल की अगर आपने क्या इंफॉर्मेशन मांगी थी ऐसी? मैंने उसके कुछ अभिलेख मांगा था शैक्षणिक योग्यता के। शैक्षणिक योग्यता, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, इस तरह के दुनिया भर के केसेस हैं और हमने दुनिया भर के, सॉरी माफ कीजिएगा, कम केसेस हैं, लेकिन हमने इस तरह की राजस्थान में 2 केस तो मैंने आर्गुमेंट करके पैदा किए हैं जी। हाल ही में मैंने डिसाइड करवाया और सीआईसी का भी डिसीजन है मेरे पास, और पहले हमारे एक मित्र ने लड़के डिसाइड करवाया। इस तरह के 5 दलीलें तो मेरे पास मौजूद हैं कि पब्लिक सर्वेंट जब पब्लिक सर्विस में आता है तो उसका एम्प्लॉयर होती है पब्लिक और वो होता है एम्प्लॉई, तो अपने मालिक को जानने का पूरा हक है कि मेरे सर्वेंट की योग्यता क्या है। यानी पब्लिक सर्वेंट के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे जो नौकरी के लिए आवश्यक हैं या शैक्षणिक योग्यता से आवश्यक हैं, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में माने जाते हैं, यानी डिपार्टमेंट को दे चुका ना जी। तो जब डिपार्टमेंट को दे दिया तो वो यानी पब्लिक के पास है और वो देने के लिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देने पड़ेंगे जी। एक नहीं, हमने कई मामलों में लेके देखा। मैं इनको लिखित जवाब में क्या पेश करूं? आप उनको सिंपल ये कहें कि साहब आप अपना जो जवाब दे रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, हाँ, उसके प्रोविजो की अनुपालना में मुझे आप एफिडेविट दें कि विधानसभा संसद के द्वारा किसी भी कार्मिक या किसी भी अधिकारी के द्वारा मुझसे मांगा जाएगा तो मैं ये इंफॉर्मेशन देने से मना करने का अधिकार रखता हूं, इसलिए आपको नहीं दे रहा। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ऐसा एफिडेविट कोई अधिकारी नहीं देगा, बोल रही है कभी नहीं देगा। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग। भारत में भी ऐसा प्रकार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, प्लीज कैरी ऑन, सुन पा रहे हैं सर। मैं मेघराज सिंह बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। सर मैंने एक अपील आरटीआई आवेदन किया था माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो उन्होंने मेरे को 6/3 में अवगत कराते हुए कि मैंने 6242 के तहत आपका पत्र सेम टू सेम स्थानांतरित कर दिया, लेकिन मैंने जो उनके निदेशक जी को लिखा था ना तो उनको गया, और फिर उन्होंने जब आयोग में सुनवाई में पढ़ा तो उन्होंने एक लेटर दिया तो उसमें कर दिया कि 6442, पहले 6242 फिर 6442, और बोले कि 21 तारीख को प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा मैंने जिस रूप में सूचना मांगी है उसी रूप में दें, आयोग ने आदेश कर दिया जिस रूप में मांगी उसी में दें। अब बात यहाँ हो रही है कि जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट है जो भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की, मेरा लेटर 19 तारीख को डिलीवर हो गया, उसमें समय डेट मतलब घंटे मिनट समय सब कुछ है,
और लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख को दिया, और दूसरी एक बार कह दिया कि 6242 है, और वही आवक रजिस्टर है, वही जावक रजिस्टर में भी दे रहे हैं। लेकिन वो अलग से उन्होंने लिख दिया कि ये 6442, और पहले हमको लेटर में जो स्थानांतरित किया अपने सचिव को, उसमें एक लेटर भेजा, उसमें पत्र संख्या 6242 लिखा, तो यहीं गैप हो रहा है। तो सर इसके लिए मैं क्या करूं? अगर केवल उसके लेटर के नंबर की कोई गड़बड़ है तो क्लेरिकल एरर का बहाना लेकर पीआईओ या कंसर्न अथॉरिटी उसको बच जाएगा। अगर लेकिन आपने सर वो प्रमाणित नहीं दे रहे हैं, वो तो अलग से उन्होंने कंप्यूटर से एक प्लान पेपर पे ये लिख के और उसमें 84 मार दी है बस, लेकिन वो जैसे पूरा रजिस्टर होता वो नहीं दे रहे कुछ। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है ये थ्रू ईमेल मिला है या हार्ड कॉपी में मिला है? हार्ड कॉपी में सर। डाक से आया है जी। रजिस्टर्ड डाक से आया है जी। तो इसका मतलब आपके पास वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जी। अगर प्रमाणित नहीं भी है, हैंड राइटिंग उसकी है, डिस्पैच नंबर उसके चढ़े हुए हैं, मोहर लगी हुई है कागज पर या नहीं लगी हुई है? नहीं लगी होगी ना मोहर? तो नहीं लगी है, इसका मतलब वो होशियारी खेल रहे हैं। जी। आप एक काम करें, मेरा लेटर जैसे ही मैंने यहाँ से डिस्पैच किया मतलब तो मेरा 19 को डिलीवर हो गया, फिर वो हमको दिखा रहे कि मेरे पास 21 को रिसीव हुआ, और जबकि डिलीवर 19 को दिखा रहा। फिर उस 21 से आपको नुकसान क्या हुआ? 2 दिन डिले होने से क्या नुकसान हुआ ये बताएं। डिले सर ये नुकसान नहीं, पूरा नुकसान ही है कि सर वो मेरा पत्र मैंने सचिव अध्यक्ष महोदय निदेशक महोदय को लिखा और उन्होंने दिए ही नहीं। मामला सर एक मानता के प्रकरण का है, उन्होंने मेरे 5-6 कागज गायब कर दिए, तो मैंने उसकी शिकायत की थी अध्यक्ष महोदय को। जो आपका जो लिफाफा, देखा एक चीज से बताता हूँ, आप जब डाक भेजते हैं तो उसके कागज जो आपने भेजा है उसका लिफाफा जो होता है उसको सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है जी। लेकिन आप दोबारा मांग लेंगे साहब, मैंने ये इतने रजिस्टर्ड डाक से आपको जो लेटर भेजा उसके लिफाफे की दोनों तरफ की कॉपी दे आप। नहीं सर, और इसी में फिर हमने एक ईमेल के थ्रू भी भेजा था, तो मैंने उन्होंने मेरी फर्स्ट अपील तो कंसीडर की, और जब ईमेल से जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे वो कह रहे हमको ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है, और फर्स्ट अपील प्राप्त हो गई। और आपने ईमेल किया वो आपके सेंड बॉक्स में पड़ी है ना? जी जी। अगला डिनाई कर रहा है जी। आपको आरटीआई के जवाब में लिख रहा है जी। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करना सेक्शन 74 और 75 आईटी एक्ट को रेज करता है, आईपीसी के सेक्शन 204 को रेज करता है, और आपको सदोष हानिकारी हो रही है इसलिए 420 को रेज करता है। उसी विभाग के अध्यक्ष को लिख दें कि साहब ये तो रहा मेरा ईमेल, इसका रहा प्रिंट आउट जी, आपका ये रहा जवाब कि इनको ईमेल नहीं मिला या इनके पास ईमेल नहीं है, ये इस तरह से ऑफेंस रेज होता है, आप एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। और सर इसी में एक ये अभी हाल ही में आपकी चीजें जो है ना सर वो तो बहुत ही क्लेरिकल इशू है, पर ये एक इशू इसमें काम का निकला। अभी हाल ही में चूरू में मैंने 5 साल का रिकॉर्ड 2 साल का रिकॉर्ड मांगा कि 2 साल में मैंने आपको जो आवेदन भेजे और जो फर्स्ट अपील भेजी थ्रू ईमेल उसका मुझे रिकॉर्ड दीजिए। इन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मैंने कहा उनके डिसीजन की कॉपी दीजिए, उन्होंने कहा कि आपकी सूचनाएं शून्य, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने उस केस में कंसर्न थाने को एप्लीकेशन दी कि साहब ये तो रही मेरी फॉरवर्ड की हुई ईमेल जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सारी 1-2 नहीं 47 ईमेल हैं और इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये मुझे लिख के दे रहे हैं, इसलिए इन पे आप एफआईआर दर्ज करें। और अब वो लेने के देने पड़े हुए हैं सारा। थाने वालों ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया तो मैंने एसएचओ के खिलाफ एसपी को कंप्लेंट दे रखी है, एसपी ने इंक्वायरी खोल रखी है एसएचओ के खिलाफ। अभी मेरा हाल ही में बयान हुआ उस पर। और सर एक और ताराचंद जी, सर ताराचंद जी से एक सवाल था। स्पीड में सर कंप्लीट हो जाना था। मैंने जो फर्स्ट अपील की उसको जन सूचना अधिकारी ने मतलब निस्तारण कर दिया फर्स्ट अपील को, प्रथम अपील को। और जब हमने कहा कि जस के तस सूचना दी जाए जिस रूप में मांगी है, तब उन्होंने अपीली अधिकारी का पद नाम दूसरा दिया और उनका अधिकारी पद और नाम और भी दूसरा है। ये तो सर मैं आपको एक सिंपल बात कहूँ, ये छोटी छोटी क्लेरिकल चीजें इनके पीछे मत पड़िए। ये क्लेरिकल चीजें हैं छोटी बड़े मुद्दे की बात है। हाँ तो मेरे मत लेटो, मत लिया जो बढ़िया है आप।
कहीं फर्क नहीं पड़ता। हेलो सर, ताराचंद जी से एक छोटा सा अनुभव लेना था कि सर आयोग द्वारा किसी को शास्ति लगाने के बाद में लोक सूचना अधिकारी को शास्ति लग गई, पर हमने जिस संबंधित व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, क्या वो व्यक्ति न्यायालय में जाके स्टे ला सकता है? आप 19(2) को पढ़ लें एक बार जी। कोई भी आदमी जो थर्ड पार्टी है उसे अगर किसी प्रोसीडिंग का पता चलता है तो वो अपील भी कर सकता है, और अगर आयोग ने उसके खिलाफ डिसाइड कर दिया कि इनके डॉक्यूमेंट इनको दे दिए जाएं, तो बीइंग थर्ड पार्टी और इंटरेस्टेड पार्टी उसमें होने की वजह से वो भी स्टे ला सकता है, लॉफुल है। जी, थैंक यू सर। मैं निवेदन कर रहा था एक, सिरोही से शंकरलाल गोयल बोल रहा हूँ मैं। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, निवेदन ये था कि अपने राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर से फैसला हुआ था नगर परिषद सिरोही के विरुद्ध 2/11/2021 को, और वो मतलब जो मुझे पत्रावली की देने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक वो नहीं दे पाए हैं। उन्होंने मुझे कुछ फाइल जो वांछित सूचना न दे करके एक ऐसे ही फाइल पकड़ा दी, और अतिक्रमण उन्होंने तोड़ दिए, कुछ अतिक्रमण तोड़ दिए, कुछ नहीं तोड़ दिए, ऐसा हुआ है। और जो मैंने लिस्ट मांगी थी 1 से सादलपुर आवासीय कॉलोनी नंबर 1 की 1 से 183 तक जो प्लॉट है वो मतलब ए और बी मिला करके वैसे 133 प्लॉट है, 132 + 1। तो सर इनकी सूची अभी तक नहीं दी है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सेक्शन 18 का परिवाद दर्ज करना पड़ेगा राजस्थान राज्य सूचना आयोग में इस वक्त, उनको और आपको 1 साल पूरा होने से पहले। हाँ नहीं, वो तो अभी तो 2/11 को डिसीजन हुआ है, और उन्होंने लेटर साइड प्रिंट हुआ है उनका 23 को, और वो मतलब 17 तारीख को पहुंचा है मेरे को नगर परिषद सूचना न देकर के वो तोड़ दिए। आपको पहुंचा है, इसकी कॉपी अगले को अवेलेबल करा दें पीआईओ की, साहब ये ऑर्डर है, इसकी कंप्लायंस करें आप वर्ड टू वर्ड। जी सर, एक बात तो ये है। दूसरे सर मैंने एक सीआईसी में की थी कंप्लेन, दूसरी अपील की थी मैंने। तो सर मैं सीआईसी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने लिखा कि मतलब आपने ये आपका मतलब स्पष्ट नहीं है, वो स्कैन करना पड़ता है, जबकि मैंने बिल्कुल ही स्कैन करके, स्कैन होने से भी बेटर फर्स्ट कॉपी मैंने उसको भेजी थी। तो इसका क्या मतलब, उसको उन्होंने क्यों लिखा ऐसा कि नहीं, ऐसा कर रहे हैं, सीआईसी ऐसा कर रही है, मेरे कई सारे केसेस में हो गए। फिर हुआ ये कि मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ जैसा प्रदर्शित होता है ना, जी सर, जी सर, मुझे उसकी हार्ड कॉपी दें। जी सर, जी सर, जी सर। और ये मैंने उसको ईमेल और किया कि मेरे यहाँ मैंने जो आपको स्कैन किया इसकी पीडीएफ ये है, आप अपने प्रिंटर की क्वालिटी सुधारें। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। उसके बाद एडमिट अपने आप कर ली। मैंने कवरिंग लेटर पे लिखा कि आप अपने प्रिंटर की क्वालिटी सुधारें, आपके प्रिंटर में एरर है। कवरिंग लेटर लगा के मैं कल रवाना कर रहा हूँ ईमेल के जरिए ही। हाँ, कर रहा है सीआईसी, इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं, सबके साथ ही कर रहे हैं। और ये चलो वो तो चलो उधर कर दूंगा, वो आपने सही सलाह दी है। ये राजस्थान सूचना आयोग की जो सूचना, जो वांछित सूचना है वो नगर परिषद से नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि सेक्शन 18 की आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वो मतलब रजिस्ट्रार को करनी है या आयुक्त को करनी है? अरे सर, हमेशा सेक्शन 19 की तरह ही सेक्शन 18 की परिवाद दर्ज होगी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू सर ये जानकारी देने के लिए। सर गोविंद पाटीदार बात कर रहा हूँ। हेलो, फरमाइए। पूछिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर मैंने एक CISF में एक एग्जाम के रिलेटेड कुछ RTI लगाया था, तो एग्जाम के रिलेटेड है सर, वो प्रति एग्जाम के था। तो उसमें मेरे को बताया कि CISF को सेक्शन 24 के सेकंड शेड्यूल के तहत एग्जाम्पशन है RTI की। इसका मैंने प्रथम अपील किया तो सेम रिप्लाई वहां से भी आया। सर क्या मेरे को कंप्लेन वगैरह करना चाहिए कि वास्तविकता एग्जाम्पशन है? उनका जो जवाब दिया गया है, देखिए मित्र, मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब धाराएं किसी का कोई एग्जाम्पशन आता हो तो कम से कम RTI एक्ट में उस सेक्शन को पढ़ लिया करें। मैं खुद CISF में सब इंस्पेक्टर था, बाद में SSB में असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ। उनका जवाब बिल्कुल लॉफुल, आप कहीं चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ वही मैं पूछ रहा था सर।
क्योंकि इस पर सर एग्जाम में अगर हुआ है तो वो तो उसका तो ओपन होना चाहिए ना डेटा कि आपने एग्जाम कंडक्ट करवाना किसी भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं है। आपकी एग्जाम एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कराई होगी। सर वो एग्जाम डिपार्टमेंटली एग्जाम हुई थी। डिपार्टमेंटल एग्जाम है, तब भी वो सेक्शन 24(2) का हवाला देके आपको मना कर देंगे। आप केवल करप्शन और वीमेन एट्रोसिटीज के केसेस के अलावा। अच्छा ताराचंद जी, मेरा निवेदन था एक। हेलो हेलो। हाँ कैलाश जी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं कैलाश सनोलिया बोल रहा हूँ उज्जैन जिले से। मेरा निवेदन था कि आयोग में, मध्य प्रदेश आयोग में इन दिनों ये देखने में आ रहा है कि धारा 18 के तहत कोई शिकायत की जाती है तो उसको खारिज किया जा रहा है, और इस रेफरेंस के साथ खारिज किया जा रहा है कि आपने सेकंड अपील नहीं की, आप अपील की प्रक्रिया के तहत नहीं आए, इसलिए धारा 18 के तहत आपकी शिकायत खारिज की जाती। तो क्या ये उचित है? बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उस जजमेंट की रोशनी में ये अपीलें सारी खारिज हो रही है, कंप्लेंट खारिज हो रही है। 19 जब तक सेक्शन 19 की आप अपील डिसाइड नहीं करवा लेते, जब तक सेक्शन 18 स्वीकार नहीं करते आयोग। अच्छा तो दूसरा अभी आपने ये भी बताया कि धारा 18 के तहत एक वर्ष के अंदर कंप्लेन करना जरूरी है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक वर्ष के अंदर ही धारा 18 के तहत अपन कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं? सेक्शन 19 को डिसाइड होने के बाद 1 साल के लिए आयोग ने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय प्रोसेस बना रखी है इन्होंने, जो 1 साल के बाद आप नहीं करेंगे। यानी कंटेम्प्ट का जो डेफिनेशन है ना, वो ये कहता है कि 12 महीने के बाद आप कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 19 में जब ऑर्डर हो जाता है तो सेक्शन 18 का परिवाद कंटेम्प्ट की तरह माना जाएगा, इसलिए 12 महीने की डेफिनेशन कंटेम्प्ट की डेफिनेशन में आती है, इस वजह से नहीं लेते 12 महीने बाद। लेकिन चलो, क्योंकि आप तो शायद वकील हैं कैलाश जी। ठीक, आप वकील हैं? नहीं, मैं पत्रकार हूँ एक्चुअली। मैं तो पत्रकार हैं तो आप एक चीज वकील तो मेरा बेटा है। अगर उसके बाद भी अगर लेट हो जाती है तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 है, वो लगा के आप दायर कर सकते हैं कि इस वजह से मुझे लेट हुई है। अच्छा, कोर्ट कंसिडर कर सकती है। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र हैं अरविंद जांगिड, एडवोकेट हैं जयपुर से, उन्होंने बिना सेकंड अपील फाइल किए भी राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सेक्शन 18 की कंप्लेंट को बिल्कुल रजिस्ट्रार से भिड़ के और उनको सीएससी साहिबान को सब समझा के कि साहब ये इस तरह से लेने से रिजेक्ट कर दिया, सेक्शन 18 में मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ आपके पास, और उन्होंने एडमिट कराया है। अच्छा। सुनवाई हो गई, डिसीजन नहीं हुआ, तारीख पड़ी है, मेरे ख्याल से अप्रैल में उसकी डेट है। ताराचंद जी, एक आपने महाराष्ट्र के कोर्ट की जो बात की, हाई कोर्ट की, और इनका कैलाश जी का जो प्रश्न है, इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि 19 की बात तो तब आती है, 19(1) या 19(3) की बात तब आती है जब हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। कई सारे मामले ऐसे आते हैं जब हम अपन 6 के तहत आवेदन देते हैं तो आवेदन ही नहीं लेते, या कि पोस्ट वापस कर दिए, हमारा पोस्ट रिटर्न कर दिए, या कि हम आवेदन देने गए तो वहाँ पे पावती नहीं मिली, इस तरह से बात आ जाती है। यदि आपका आवेदन ही रिटर्न कर दिया गया 6(1) का, सपोज करिए आपने स्पीड पोस्ट से भेजा, उस स्थिति में आप अपील में कैसे जा सकते हैं? 19(1) की अपील तो आप तब करेंगे प्रथम अपीली अधिकारी को, जब संबंधित लोक सूचना अधिकारी के पास आपका आवेदन पहुंचा रहेगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का कैसे रेलिवेंट होगा? मतलब आप इसकी 19 के आप 18 में कर सकते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है शिवानंद साहब। इसी आधार पर हमने, अरविंद जी जांगिड ने वो सेक्शन 18 की कंप्लेंट राजस्थान आयोग को सुनने पर मजबूर किया कि साहब मेरा तो आवेदन ही लौट के आ गया लेने से इनकार की टिप्पणी के साथ, तो मैं अब 19 के थ्रू क्यों आऊं? ये तो बात ही खत्म हो गई, उस वजह से एडमिट करना पड़ा। जी बिल्कुल, हमारी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट धारा 18 के तहत इसी तरह से हुई थी, और बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको आयोग को समझाना पड़ेगा कि इस वजह से मेरा आप आवेदन जब लेने से इनकार कर दिया, तो मैं अब आप रेमेडी 19 में जाऊंगा कैसे? जी बिल्कुल। जो गौर फरमाने की बात है, मैं पर्टिकुलर अभी पहले आरटीआई सेक्शन के इस अपील प्रक्रिया और शिकायत प्रक्रिया पे बात बोलूंगा कि जब हम चैप्टर 5 खोलते हैं, स्टार्टिंग की सेक्शन 18 हमको शिकायत के लिए मिलती है, जहां पर 18(1) और 18(2) एक बात को स्पष्ट कर देता है इंक्वायरर की बात जब आती है, तो अब हम सीआरपीसी जब पढ़ते हैं, सीआरपीसी में 2G में ये डिफाइंड है, इंक्वायरी जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट करेगा, और जिस तरीके से सेक्शन 18(3) भी जो पावर ऑफ सिविल कोर्ट का देती है आयोग पावर, बहुत एक शक्तिशाली पावर है। एक तरीके से सेक्शन 18 जो है
एक तरीके से आयोग को कोर्ट के मेरे रूप माँ में के ना स्थापित कर देती है, जबकि सेक्शन 19 नहीं कर रही है। सेक्शन 19 में वो एक दूसरे लोक प्राधिकारी की सेवक की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन एक 18 में जो है वो मजिस्ट्रेट पावर के साथ में रहता है, जिस कारण से ये अधिकारी, कर्मचारी, प्राधिकरण सब डरते हैं, और ये अपनी डर को छुपाने के लिए ही सेक्शन 18 को ये लोग इस तरीके से इतना दबा दिए, इतना छोटा कर दिए हैं इसके पावर को। जबकि अगर देखा जाए तो सेक्शन 18(1) जो है बताता है कि आप किन किन कारणों से आप शिकायत करेंगे। सेक्शन 18(2) बताता है कि कब ग्रहण करेगा आयोग शिकायतों को। 18(3) बताता है कि वो किस तरीके से, किस प्रोसीजर से काम होगा। बताता है कि उस प्रोसीजर के अंदर में किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स को पूरा मंगा के अपने पास हर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी को इकट्ठी कर सकती है, आयोग की पावर बताता है। अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक जो मणिपुर वाला डिसीजन था, मणिपुर वाले डिसीजन ने उसको बहुत तोड़ मरोड़ किया कि सेक्शन 18 और 19 को अलग अलग डिफाइन करता हुआ। अब मैं एक ही चीज बोलूंगा किसी को कि भाई अगर फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि सूचना दे दी जाए, अब वो फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर आपको सूचना नहीं दे रहा है, तो आप अपील थोड़ी करोगे, आप शिकायत करोगे ना, क्योंकि उसने तो आपकी अपील को स्वीकार कर लिया है। सेकंड अपील तो तब करोगे जब फर्स्ट अपील में आपको आप जो चाह रहे थे वो निर्णय ना मिले। ये तो जो प्रोसीजर है, हमको गलत प्रोसीजर हम अपना रहे हैं और हमको उस प्रोसीजर को चलने के लिए सिखाया जा रहा है, और हमको इसका विरोध करने की जरूरत है सर। इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम बोले तो सेक्शन 1960 में भी हमारे पास कई सारी पावर थी जो शिकायत से जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ तक सेक्शन 18(3) और 18(4) तक सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन जो उसके बाद में जो रिजल्ट उसका आना है, हम सीधा सेक्शन 20 में नहीं जा सकते। उसमें बहुत सारी चीजें जो शिकायतों के अंदर में होनी है निराकृत, वो उस प्रोसीजर में होनी है। उसके लिए सेकंड अपील का जो डिसीजन है, अब किसी बॉम्बे को हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन पर्टिकुलर किसी मैटर पर था, और उस मैटर तक ठीक है, अगर वो मैटर आपसे सिमिलर है तब तो ठीक है, अगर सिमिलर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको उसमें विरोध करना पड़ेगा, हमको उसमें आगे जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में कई सारे ऑर्डर निकले, सब ऑर्डर को सब मान ही रहे हैं और सब ऑर्डर को हम मान ही ले, हम मान लेते हैं, इसलिए वो मनवा लेते हैं और आगे हमारे ऊपर मनवाना चालू कर देते हैं। और दूसरी बात सर, इसमें हमें लगता है कि महाराष्ट्र वाला जो ऑर्डर होगा उसमें जो ताराचंद जी ने बात करी है, वो ऑर्डर हालांकि हमने नहीं देखा, लेकिन उसमें शायद ये होगा कि आवेदन दिया गया रहा होगा और प्रथम अपील शायद न की गई हो और सीधे शिकायत कर दी गई हो, या ऐसा रहा हो। शिकायत के जरिए से सीधा सूचना मांगने चला गया होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, शायद उसमें ये तो नहीं रहा होगा कि आवेदन ही स्वीकार नहीं किया गया हो या आवेदन की पावती ही नहीं दी गई हो, ऐसा तो नहीं रहा होगा। नहीं, उसमें ऐसा था, उसमें आवेदन मिला। देवेंद्र जी का एक एक शब्द कीमती है जो इन्होंने अभी कहा, बिल्कुल लॉ की लाइन पे ब्लेड की धार की तरह चले। उसमें ऐसा था कि आरटीआई आवेदन तो मिल गया, उस बंदे ने बिना फर्स्ट अपील किए, जवाब उसको मिला ही नहीं, बिना अपील किए उसने सेक्शन 18 सीधा सेक्शन 18 चला गया था। सेक्शन 18 में उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर हाईकोर्ट चला गया। तो वो बात तो ठीक है, पर जहां आवेदन लिया ही नहीं तब आप सेक्शन 18 में आएंगे, ना कि 19 में आएंगे। बिल्कुल। सेकंड सर, जो मेरी बात थी कि कंटिन्यूअसली जो हमारे बीच में बात चल रही है पुलिस में करने की, आप आज इसमें काफी कुछ बोले भी, और मेरी बदकिस्मती है कि मेरे को एक बहुत जरूरी काम आ गया था 20 मिनट का, तो 20-25 मिनट में इस मीटिंग से दूर रहना पड़ा मुझे। तो मैं इस बीच में एक जो बात जो बहुत समय से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा वो चीज सफल नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस बारीकी को समझने के लिए इस बात को उठा रहा हूँ कि जब हम 166A की बात करते हैं, तो 166A में बात आ जाती है इन्वेस्टिगेशन की, जो सीआरपीसी के 2H में डिफाइन है। और जब इन्वेस्टिगेशन पे अगर कोई गलती होती है तब 166A लागू होता है, जहां पर हम बोलते हैं कि मिनिमम 6 मंथ्स का और मैक्सिमम 2 इयर्स का जो है गैर जमानती मामला बन सकता है या संज्ञेय मामला बन सकता है। लेकिन जब हम प्योरली सिर्फ और सिर्फ 166 को पढ़ते हैं, जहां पे पर्टिकुलर लोक प्राधिकारी की बात आती है, तो वहां पे लोक प्राधिकारी के मामले में सिर्फ और सिर्फ साढ़े 6 महीने की, अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा का है बात, और वो भी तब है जब अवज्ञा हो, और वो अवज्ञा हमको सिद्ध करनी पड़ेगी, और उसके लिए 197 के अंदर में हमको परमिशन लेना पड़ेगा। यही बात हमारे पास जब लास्ट टाइम पर मीटिंग में गेस्ट आए थे श्रीमान सचिन जी, उन्होंने भी यही बात को बोला था, और उस बात को उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था कि हम किसी लोक सेवक के विरुद्ध में
बिना कोई ऐसा वर्क किए जो कि अपराध की श्रेणी में आता है हम 166 का सिर्फ हवाला देकर उसके विरुद्ध शिकायत कर दें और उसको एफआईआर कायम करवा लें, वो संभव नहीं है। तो थोड़ा सा इसको वर्क के साथ डिफाइन करवाइए ना, क्योंकि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ सर, बहुत समय से मेहनत कर रहा हूँ इसमें। देवेंद्र जी, एक बहुत छोटी सी बात है। सीआरपीसी आपके पास जो है शायद ओल्ड वर्जन है, जो 2013 में सीआरपीसी अमेंड हो गई है, तो उसमें नीचे एक्सेप्शन लिखे हुए हैं 197 जो है ना स्टेट परमिशन को लेकर, उसमें बहुत क्लियर मेंशन किया है कि धारा 166 से लेकर, देखिए मैं पढ़ देता हूं, मेरे पास बेयर एक्ट पड़ा है यहाँ। 197 सीआरपीसी के प्रोविजन 166 धाराओं से लेकर कई सारी धाराएं और 354 376 वगैरह और दे रखे हैं, उन पर ये चीजें लागू नहीं होती। यानी आपको पब्लिक सर्वेंट ने नेग्लिजेंस किया है अपने परफॉर्मिंग द ड्यूटी, तो उनके लिए उन पर ये सब चीजें लागू नहीं होती। नए वाला पढ़ लें आप, नए वाले सीआरपीसी में सब दिया हुआ है। तो यानी सर इसमें 166 लागू होगा ना, 166A थोड़ी लागू होगा। देखिए 166A जो है वो एक बड़ी आसान चीज है, आईपीसी में एक बड़ी सुंदर सी चीज है, अगर कोई भी आदमी उसको पढ़ेगा तो आईपीसी में जो कोई लिखा हुआ है, यानी ये लिंग से भी परे है और डिपार्टमेंट से भी परे है, यानी जो कोई मतलब कोई भी, लेकिन जहां लोक सेवक आता वहां कोई भी लोक सेवक आता। देखिए 166 को जब अपन पढ़ रहे हैं तो मैंने इसको वर्क करके तो मैंने कोर्ट में अरेस्ट वारंट निकलवा रखे हैं कई पब्लिक सर्वेंट्स के। नहीं आपका सर, हम लोग आम लोगों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए है, देखिए जब अपन 166 पढ़ रहे हैं, लोक सेवक 166A कहता है लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है। अवज्ञा का सिंपल मतलब है उसकी जानकारी में उसके बावजूद भी वो उसको उल्टा काम करता है। जैसे किसी को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया कि इंफॉर्मेशन दे दें, उसको पता है कि मुझे ऑर्डर मिल गया, उसके बाद भी नहीं मानता है, यानी विधि के अधीन जो निर्देश दिया गया उसकी वो अवज्ञा करता है। अब मैं 166A को पूरा पढ़ता हूं। जो कोई लोक सेवक होते हुए यानी बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको अपराध या किसी अन्य मामले में, यानी या तो अपराध के मामले में यानी पुलिस, या किसी भी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषेध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है, या ख किसी ऐसी रीति को जिसमें ऐसा अन्वेषण करना विनियमित करने वाली विधि के अधीन निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानते हुए अवज्ञा करता है। यानी इसमें पुलिस का लेना देना नहीं है, ऐसा कोई भी अधिकारी जो कोई अन्वेषण कर रहा है यानी जांच कर रहा है। यानी आपने जब फर्स्ट अपील फाइल की, मैं आरटीआई एक्ट की बात करूं छोटी सी, कि जब आपने प्रथम अपीली अधिकारी को ये कहा कि साहब मैंने इनको आवेदन दिया, इतनी तारीख को इनको मिला, इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं आपके यहाँ अपील करता हूं, तो जब प्रथम अपीली अधिकारी उसको सुन रहा है तो आपके कागजों को देख रहा है, अगले को सुनवाई का मौका दे रहा है, उससे रिकॉर्ड तलब कर रहा है, यानी वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कोई अन्वेषण कर रहा है, कोई जांच कर रहा है, और उस दौरान अगर वो नेग्लिजेंस करता है या अनलॉफुल काम करता है तो 197 सीआरपीसी के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने कई जजमेंट पहले भी शेयर किए थे। एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हम कोर्ट में अक्सर कोर्ट करते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं उन्वान आपको नोट करवा देता हूं। परवीन सुल्ताना, चौधरी परवीन सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, उन्वान मैं आपको नोट करवा देता हूं। देखिए, चौधरी परवीन सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 8 ऑफ 2009। ये डिसाइड हुआ था 7 ऑफ जनवरी 2009 को। क्रिमिनल अपील नंबर 8 ऑफ 2009 ये डिसाइड हुआ है 7 ऑफ जनवरी 2009। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पब्लिक सर्वेंट का सारे कार्य 197 सीआरपीसी के अम्ब्रेला के अंडर नहीं आता और सारे ही काम उसके अंडर नहीं आता। पब्लिक सर्वेंट का काम है इम्पार्शियल अपनी ड्यूटी करना। जहां कहीं भी अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाकर वो किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाता है, रिकॉर्ड को टेम्पर करता है या लॉ को तोड़कर किसी को फायदा पहुंचाता है, तो इस तरह की चीजों को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में किए गए काम नहीं माना जा सकता। और इस तरह के फोर्जरी के काम करने को या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड के काम को या किसी को अनलॉफुल सपोर्ट करने के काम को पब्लिक सर्वेंट का काम नहीं मानते हुए 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन उसको कतई हासिल नहीं होगा। उसके अलावा मैं दूसरा आपको कोट कर देता हूं,
दूसरा था राजीव रंजन, आप नोट कर लें कहीं, राजीव रंजन वर्सेस विजय कुमार, 2015 का केस था। जजमेंट जो है उसका मैं अब नंबर बता देता हूं आपको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया। ये क्रिमिनल अपील नंबर था 729-732 2010 का, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है 14 अक्टूबर 2014 को, 14th of October 2014 को। इसमें भी सिमिलर व्यू दिया गया है, वो ये कहते हुए कि पब्लिक सर्वेंट का काम जो है वो है बिल्कुल अक्षर से कानून की पालना करना, ना उसका कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। लेकिन अगर वो कानून तोड़ के किसी का साथ देता है तो ये कोई पब्लिक सर्वेंट का काम नहीं है। इस तरह के एक और केस में दरअसल हम कोर्ट में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अदर्स वर्सेस बैटन पटला वेंकटरमन एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 124 ऑफ 2013। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। बहुत सारी इसमें अपीलें थी और उनको डिसाइड किया गया है, मैं डेट बता रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट की, 13th of April 2015 में। इन जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर मेंशन कर रखा है कि 197 सीआरपीसी केवल तब है जब पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा हो, उससे नेग्लिजेंस हुई हो और वो सद्भाव पूर्वक की गई हो। सिंपल बात यह है कि कहीं भीड़ इकट्ठी हुई है, पुलिस को मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स इस्तेमाल करनी थी, उसने लठ मारा और लठ ज्यादा लग गया, कोई डैमेज हो गया और उसके हाथ परमानेंट डिसेबल हो गया, तो कर तो वो अपने सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पे रहा था, लेकिन उसको मारने का हक नहीं था, ज्यादा लग गया तो काम जो था वो ऑर्डर पे कर रहा था लेकिन नेग्लिजेंस हुई है। तो इस तरह की चीजों में जब वो किसी ऑर्डर पे काम कर रहा था, उससे नुकसान तो हुआ किसी का, लेकिन उसके पीछे उसकी सद्भावना और दुर्भावना भी देखी जाएगी, तब आप उसके एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्शन को देखने के लिए 197 सीआरपी की प्रोविजन चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड चोरी करना, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना, झूठी जानकारी देना, फॉल्स इंप्रोप्रिएशन करना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि साहब वीडियो कैमरा आप 6 महीने तक रखेंगे लेकिन आपने नहीं रखे, आप उल्टी सीधी जांच करके गलत रिपोर्ट बनाते हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए 197 सीआरपीसी की प्रोसिक्यूशन परमिशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे 197 को परिभाषित आपने जो किया वो बिल्कुल अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं सर, कि अपराध और इन्वेस्टिगेशन, जो दो बातें इसमें और हैं जो 166A में, कि पहली बात अपराध होना चाहिए और अपराध के लिए भी उसने कुछ हद तक जो है उसी के पारा सी में ग में उसको डिफाइन किया है, और दूसरी बात है इन्वेस्टिगेशन। देखिए 166 क जो है उसमें अपराध या किसी अन्य मामले में लिखा हुआ है, यानी या तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन या किसी भी दूसरे मामले में अन्वेषण। तो अन्वेषण, अब जो अपराध है या तो अपराध आपको सिद्ध करना पड़ेगा उस लोक सेवक का, या उसका इन्वेस्टिगेशन मैटर होगा तब वो होगा लागू। अपराध नहीं, आप एक कोई कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेरे ग्राम पंचायत में मेरे गांव के जो सचिव है उसने इन पैसों का गबन कर लिया है, या मान लीजिए कि उसको मैंने ड्यूटी दी, उसको इतने दिनों में ये काम करना था लेकिन ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई है और ये लॉ के खिलाफ चली गई है। ग्राम सभा की बैठक नहीं होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन यानी ड्यूटी जो उसकी बाइंड की गई है उसका उल्लंघन कर दिया गया है। तो जब आप उसकी जांच कर रहे होते हैं तो भी आप अन्वेषण कर रहे होते हैं। तो अब उसकी जांच जो इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा वहां पर भी इशू बन रहा है, क्योंकि पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस का राइट मानते हैं, पुलिस के ऊपर लागू। इसी कारण हरियाणा राजस्थान में जो पुलिस के ऊपर राव साहब ने किया वो तो वहां पे एग्रीड हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है, लेकिन दूसरे मामलों में दूसरे लोक सेवक के ऊपर अप्लाइड करवाने में हम लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हमने एसडीएम साहिबा जो राव साहब की एफआईआर दर्ज हुई थी आरटीआई के मैटर में, उन्होंने अपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के 3 बार ऑर्डर देने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, हम आयोग में नहीं गए। 197 सीआरपीसी की बिना परमिशन के हमने पुलिस को समझाया कि साहब ये पब्लिक सर्वेंट का काम नहीं है कि सीनियर ऑफिसर की बात को डिसोबे करे, तो इसके लिए 197 सीआरपीसी की कोई प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। यानी आईपीसी में एक बहुत सिंपल चीज समझ लूं, कुछ कहना चाहूँ, बहुत सरल समझा दूं, जो कोई लिखा हुआ है, जो कोई मीन्स जो कोई, पुलिस कहीं नहीं लिखा हुआ। हेलो, मैं सरदार कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? सरदार तारा सिंह जी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज सर, आपने जो 197 के जो 2013 की अमेंडमेंट के बारे में कहा,
2013 की जो अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड ओनली टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो 166 और 166 और 166 भी अलग अलग है। 166 अपन 197 की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मैं आई एम कमिंग टू सीआरपीसी 197(2), ठीक है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि 190 से 166 क्या है कि जब किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है, वो वुमन ऑफेंस है जो है, जिसमें 326 है, 326 भी एसिड अटैक, 354 भी, 375 जो अलग अलग टाइप के रेप है, 370 से लेके 376 ABCD वगैरह। तो ये जो है वहां पर कोई पुलिस ऑफिसर यदि एफआईआर लिखने से मना करता है, वो है 166A, ठीक है। 166B जो है, 166B जो है दैट इज रिलेटेड टू नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, जो जनरली डॉक्टर या ये हॉस्पिटल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, 166 बात कर रहे, यस, और आप जो बात कर रहे हैं 166, 166 A और 166B, नाउ कमिंग टू CRPC 197। अब CRPC 197 में जो एग्जेम्पशन है, वो जो एक्सेप्शन है, सॉरी, वो एक्सेप्शन जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ 166A, 166B, इट डज नॉट अप्लाई टू 166। 166 जो है क्रिमिनल ऑफेंस। दूसरी बात हुई जो देवेंद्र अग्रवाल साहब ने कही, तो देखिए जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब बहुत क्लियरली डिफाइंड है सेक्शन 2 में CRPC में, एंड इट मींस चैप्टर 12 मतलब 154 से लेके जो 176 है, तो वो पुलिस इस्तेमाल करती है, और वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। दूसरी बात, आई एम कमिंग अदर केस, तो एक केस में और कहना चाहूंगा, जो कंप्लेंट और सॉरी, ये तो खैर मेरा कहना हो गया। अब जो जो कंप्लेंट और अपील जो है RTI एक्ट में, इसमें आपने जो कहा, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग केस सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज PIO। उसमें ये हुआ कि एक एडवोकेट ने RTI लगाई और उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट और अपील दोनों एक ही दिन 18(1) और 19(1) में केस कर दिया, ठीक है। फिर ये हुआ कि नेचुरली अपीलीय अधिकारी को जब वो मिला, तो अपीलीय अधिकारी ने उस पर निर्णय पहले ले लिया और निर्णय वो कर दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो सफिशिएंट है और इसमें फर्दर और इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और ये 18(1) में नेचुरली उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, नोटिस जारी किया, और फिर सूचना आयोग ने जब दिया तो दैट केम अप फॉर हियरिंग आफ्टर से 2-3 मंथ्स। फिर वहां पर ये हुआ कि मैंने कहा कि ये दोनों रेमेडी एक साथ अवेल नहीं कर सकते, कि साइमल्टेनियसली ऑन द सेम ग्राउंड ऑन द सेम डे उन्होंने 18(1) 19(1) में किया। ये केस लगभग 13 महीने चला। मुझे शो कॉज नोटिस भी मिला था, 25,000 जुर्माना